अगर आप कम इनपुट का यूज करके ज्यादा आउटपुट निकाल रहे हो, दैट मींस आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। एफिशिएंसी का मतलब होता है जब रिलेशन होता है इनपुट और आउटपुट के दौरान, मतलब कि आपका टाइम, आपके कॉस्ट, आपके एफर्ट, आपकी मैन पावर, आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगाकर आप ज्यादा आउटपुट जनरेट करते हो, दैट मींस आप एफिशिएंट पर्सन हो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर बिजनेस में ना रहकर आप मल्टीपल बिजनेस को ऑपरेट करते हैं विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के नेम पर। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं बच्चे, क्योंकि अगर इन केस मान लीजिए मुझे इस सेक्टर में क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो कहा जाता है कि इस लॉस को कवर करने के लिए हम बाकी से होने वाली इनकम को यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो ये आप लोगों की लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 13। इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन का मतलब ही क्या होता है? वैसे ये ना चैप्टर ना, ये जो आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 13, ये आपकी यूनिट नंबर 12 पर आनी चाहिए थी और फिर आना चाहिए था कंट्रोल। क्योंकि अक्सर हम क्या देखते हैं कि पहले हम कंट्रोल करते हैं, सॉरी पहले हम इवैल्यूएट करते हैं, मींस की जो भी डाटा हमारे पास होता है उसकी चेकिंग करते हैं, उसके ऊपर जजमेंट लेते हैं, देन उसके बाद कोई एक्शन लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारे कंट्रोलिंग। वैसे मैंने इसको कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में बताया तो था कि भाई कंट्रोल और इवैल्यूएशन में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, पर फिर भी कोई बात नहीं, आज हम फिर दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, कोई जिक्र नहीं है। बट हाँ, ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज ये जो लास्ट यूनिट है ना कहीं हमारी जो MCQ 023 कंप्लीट होने जा रही है ना। MCQ 023, हाँ MCQ 023 की जो यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट हुए थे, फिर हमारी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, सो कंप्लीट डिटेल में सिलेबस आया आप लोगों के लिए, हर टॉपिक को डिस्कस किया गया है। टॉपिक के फिनिश होने के बाद किन एरिया से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने क्या चीज रिलेवेंट है, हर चीज को डिस्कस किया है। सो इसी तरीके से इस लास्ट यूनिट को भी कवर कर लेते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो, ये जो मैंने गोल बनाया था कि हाँ जी तुम्हें इस पूरी ये MCQ 023 को, दैट मीन्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी। क्या बनाई थी कि भाई ये 13 यूनिट्स है, इनको कैसे हम कंप्लीट करें, किन किन टूल्स का, किन किन मेथड्स का, क्या टीचिंग स्टाइल होना चाहिए, हर चीज को हमने प्री डिफाइन किया हुआ था। कहते हैं अच्छा, मतलब कि ये प्लान तो बना दिया, अब प्लान बनाने के बाद मैं इसको इंप्लीमेंट भी कर रही हूं। इंप्लीमेंट होता है मतलब कि इसको एक्चुअल में जो चीजें बुक में अच्छी लग रही है ना, मतलब कि जो चीजें ऑन पेपर मेरे सामने है, उस ऑन पेपर को मैंने एक्चुअल में प्रेजेंट किया, दैट्स नोन एज अ इंप्लीमेंटेशन। आप प्रैक्टिकली वे में आप उसको अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, इंप्लीमेंट करने के बाद क्या मैं इस चीज को ये नहीं देखूंगी कि जो प्लान मैंने सेट किया था, फॉर एग्जाम्पल इन 13 यूनिट्स को कवर करने के लिए मैंने 13 डेज को रखा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि MCQ 023 के साथ साथ MCQ 04 भी कर रहे हैं और MCQ 06 भी स्टार्ट की हुई है और इसके बाद MCQ 22 भी करने वाले हैं। तो 13 डेज का मैंने फॉर एग्जाम्पल टारगेट रख लिया, बट ये 13 डेज की बजाय ये हुआ है ये 15 डेज के अंदर कवर। कहते हैं अच्छा, तो इंप्लीमेंटेशन करने के बाद में जरूरी है कि जितनी भी मैंने एक्टिविटीज परफॉर्म की है, यस एवरीवन, जितनी भी मैंने ये एक्टिविटी परफॉर्म की है ना, इन एक्टिविटीज को मैं चेक करूं कि क्या जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था, क्या जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था, जो मेरी एक्चुअल की परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस मेरी फेवरेबल है या नहीं। तो जैसे ही मैंने देखा कि ओ माय गॉड, आज तो 15th डे है, बट हमने क्या सेट किया था भाई, 13 दिन के अंदर अंदर ये पूरी की पूरी बुक हो जानी चाहिए। तो दैट मीन्स जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट मुझे क्या हिंट कर रहा है? रिजल्ट मुझे हिंट कर रहा है कि भाई 2 दिन हमें एक्स्ट्रा लग रहे हैं, दैट मीन्स हमारा नेगेटिव रिजल्ट। यस एवरीवन, समझ पा रहे हैं? तो मैंने क्या किया है, मैंने जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म की मेरे पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए इस प्लान के अकॉर्डिंग, राइट, क्या वो मैंने चेक किया या नहीं किया? यस एवरीवन, क्या वो मैंने चेक किया या नहीं किया? और चेक करने के बाद मैं क्या जजमेंट निकाल रही हूँ, क्या फैसला दिखा रही हूँ तुम्हारे सामने कि भाई हम 2 दिन लेट है। क्या मैंने बताया कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? अब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होने के रीजन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अक्सर जब एक्चुअली मैं बताऊं, ऐसे तो हम बिल्कुल टाइम पे है, बट इन केस में फॉर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए टेक्निकल इशू आ जाए या फिर वेदर जो है प्रॉब्लम आ जाए, बारिश बहुत तेज हो रही थी, ठीक है, टेक्निकल इशू आ सकता है, वाईफाई नहीं चल रहा था हमारा, या फिर ऐसा हो सकता है कि हेल्थ इशू हो सकता है, कुछ भी XYZ। तो 2 रीजन ये जो थे ना, वो आपके मैंने इंटरनल इश्यूज भी बता दिए मैंने, जो कि मेरे कंट्रोल में थे,
और मेरे एक्सटर्नल इश्यूज भी बता दिए। क्या मेरा वेदर मेरे कंट्रोल में था? क्या मैं उसको बारिश को रोक सकती थी? यस एवरीवन। हाँ, वाईफाई खराब हुआ था तो मैंने क्या किया, जो मेरे मेन जहां से सप्लाई आ रही है मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि भाई हमारा वाईफाई नहीं चल रहा है, प्लीज उसको इशू को कंसीडर किया जाए और इसको ठीक किया जाए। कहते अच्छा। तो मैंने क्या किया, जब मैंने मेरी जजमेंट निकाली, फैसला निकाला कि भाई मैं कहीं ना कहीं 2 दिन पीछे हूं, तो पीछे होने के बाद मैंने इसके ऊपर एनालिसिस क्या किया कि रीजन क्या था। रीजन मैंने फाइंड आउट किया कि मेरे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स थे। कहते अच्छा। तो फिर मैंने उसके ऊपर बात की, फिर मैंने उसके ऊपर स्टेप उठाया। स्टेप उठाने का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। ओ माय गॉड, क्या कर रहे हैं आप? एक्शन लिया। एक्शन लेना दैट मीन्स आप इसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो करेक्ट करने का दैट मीन्स आप ये इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंट्रोलिंग कहेंगे। और जो ऊपर क्या थी, जो हमने जजमेंट की, ये था हमारे पास इवैल्यूएशन। तो ये आपस में ये प्रोसेस में चलता है, राइट? कि सबसे पहले हमने प्लानिंग की, राइट एवरीवन, फिर हमने चीजों को एग्जीक्यूट किया, देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट करने के बाद हमने अपने स्टैंडर्ड को अपने एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद फिर फाइनली मुझे मेरा गैप नजर आया, यस या नो? तो इस गैप के थ्रू मुझे पता चला कि भाई मेरा जो रिजल्ट है वो फेवरेबल है या नहीं है। तो फेवरेबल नहीं है तो रीजन मेरे को क्या करना पड़ा, फाइंड आउट करना पड़ा। फाइंड आउट करने के बाद फिर मैं ये स्टेप, ये जो रीजन है दोबारा से क्रिएट ना हो, ऐसी सिचुएशंस, अनफेवरेबल रिजल्ट मेरे पास सामने दोबारा से ना आए, तो मैं इसके रिगार्डिंग एक्शन उठाऊंगी और इन फ्यूचरिस्टिक इसके लिए प्लान अगेन तैयार करना स्टार्ट कर दूंगी। तो इसलिए कह रही हूं कि जो कंट्रोलिंग का जो चैप्टर है ना, वो बाद में आना चाहिए था एज कंपेयर टू द, बट इवैल्यूएशन पहले आना चाहिए था। बट आपकी बुक में जैसा दिया तो हम इसको कर लेते हैं। अब आगे समझ में, इवैल्यूएशन क्या है कि आप क्या कर रहे हो, अपने दिए गए डाटा को इवैल्यूएट कर रहे हो, कि ये चेकआउट कर रहे हो कि जितना भी काम आपने किया है, क्या वो सारी की सारी एक्टिविटी आपके गोल को अचीव करने के साथ साथ चल रही थी या नहीं चल रही थी, या फिर कोई ऐसी अदर एक्टिविटी कर रहे थे जो कि आपके गोल को बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं थी, मींस की इररेलिवेंट एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो जब भी इंट्रोडक्शन, ये सारा का सारा बेटे आपका चैप्टर है, ये सारे के सारे चैप्टर करने के बाद फिर हम इसके इंपॉर्टेंस एरिया को डिस्कस करेंगे, राइट? और यहां से मैं आपको बता देती हूँ बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, राइट? और इसके प्रोसेस से क्वेश्चंस आया है। देन उसके बाद आपकी बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर आपकी 5 मैट्रिक्स है, इसकी मॉडल है, ठीक है, अलग अलग पर्सन ने दिए हुए हैं, तो ये ध्यान से समझना। ओके, फिर ये तो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, ये तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन आ रहे, क्वेश्चन आए तो कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना हम एक स्ट्रेटेजी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी को डिजाइन भी करते हैं, इंप्लीमेंट भी करते हैं, बट इवैल्यूएशन अगर रेगुलर बेसिस पे ना हो तो क्या होगा, हम अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर चेंजेस नहीं कर पाएंगे। कहते हैं अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, अब ठीक है आई थिंक, ठीक है। तो जरूरी है जो भी इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर उनके ऊपर हम बार बार अपनी एक्टिविटीज को चेक करते रहे कि क्या जैसे भी चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ भी मार्केट में चेंज आ सकता है, कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है, या फिर इंटरनल कंडीशंस जो है, जो हमारे विद इन कंट्रोल होते हैं, उनमें चेंजेस आ सकते हैं, तो आपको उनको चेकआउट करते रहना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जरूरी है इवैल्यूएशन, क्यों, कीप द स्ट्रेटेजी रेलिवेंट एंड इफेक्टिव। इवैल्यूएशंस वर्क अलोंग विद द कंट्रोल, हमेशा इवैल्यूएशन आपके कंट्रोल के साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि इवैल्यूएशन का जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो कंट्रोलिंग, कि आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हो, चेकआउट करते हो कि हाँ सही चल रही है नहीं चल रही है, अगर कुछ कमी नजर आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर स्टेप उठाओगे। आप जो भी कमी नजर आ रही है, मैंने बोला कमी है, तो कमी को आइडेंटिफाई करो, भाई प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करो, उस प्रॉब्लम दोबारा से ना आए तो उसके लिए आप एक्शन उठाएंगे, करेक्टिव एक्शंस उठाने वाले। तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि आप चेकिंग कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस की, जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि वो परफॉर्मेंस होने के बाद जो जजमेंट आई है, जजमेंट आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव आई तो कहीं ना कहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें और एग्जाम्पल दिया जाए कि मैंने बोला कि भाई मेरा तो टारगेट है भाई 10 लाख सेल अचीव करनी है, अगर 10 लाख की बजाय मेरी 12 लाख अचीव हो जाए तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ, अगर 10 के 10 लाख हो जाए तो बराबर है, अगर यहां पर 8 लाख हो जाए तो यहां पर नेगेटिव है। तो ज्यादा आई उसको भी एनालिसिस करेंगे, कम आई उसको भी एनालिसिस करेंगे। इसका ये थोड़ा डेंजर पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि जो टारगेट रखा है उसको अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं कमी है, वो कमी या तो आपकी परफॉर्मेंस में है या फिर कमी आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में।
या दोनों में से किसी एक में तो कमी ना कमी जरूर है, तो उन कमियों को सुधारना है आपको, राइट। तो कंट्रोल का मतलब क्या है, जो भी आप जजमेंट ले रहे हो उसके ऊपर आप अपनी परफॉर्मेंस की ये देखेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, देन उसको ठीक करने के लिए आप स्टेप उठाएंगे, फिर अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, चेक एंड कंपेयर एंड कंट्रोल एंड करेक्ट एंड इंप्रूव। नेक्स्ट जाता है प्रोसेस ऑफ द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की प्रोसेस क्या होती है, जैसे हमने कंट्रोलिंग की प्रोसेस पढ़ी थी ना, सेम इस तरीके से यहीं पे है, बट थोड़े बहुत लिटिल बिट चेंज आ रही है। क्या चेंजेस है, देखो प्रोसेस इवैल्यूएशन का मतलब ही समझ में आ गया कि आप परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो, देन उसके बाद कंपेयर कर रहे हो। क्या मैंने यही किया, क्या मैंने चीजों को सबसे पहले, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ जिसके थ्रू आप लोगों को आसानी हो जाएगी, क्या मैंने सबसे पहले अपने एक्टिविटी को इंप्लीमेंट किया, सॉरी प्लान बनाया सबसे पहले, फिर मैंने एक्टिविटी को इंप्लीमेंट किया, देन उसके बाद जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था और जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है मैंने फिर उसके साथ कंपेयर किया नहीं किया, देन कंपेयर करने के बाद दैट मीन्स मैंने मेरे रिजल्ट को चेकआउट किया, चेकआउट करने के बाद मेरा जो गैप आया है क्या मैंने उसको चेक किया नहीं किया। तो सबसे पहले आप क्या करने जाएंगे, सबसे पहले आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि भाई अभी फिलहाल आप कर क्या रहे हो। करने के बाद आप क्या करने वाले हो, अपने स्टैंडर्ड के साथ अपने जो भी परफॉर्मेंस है उसको आपने क्या किया, कंपैरिजन किया है नहीं किया, क्योंकि गैप फाइंड आउट करना था। और जो गैप आएगा उसके रिगार्डिंग मुझे क्या उठाना है, एक स्टेप उठाना है कि वो गैप आप कम कर सके, राइट। इट चेक वेदर द स्ट्रेटेजी इज वर्किंग प्रॉपरली एंड इंप्रूविंग इफ इट इज इफ नीडेड। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसके अंदर चेंजेस भी कर लेंगे, राइट। तो स्टेप में यही स्टेप है, प्रोसेस में यही जो 3 पॉइंट बताए मैंने यही है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे वो की सक्सेस फैक्टर जो कि आपके स्टैंडर्ड को और आपकी परफॉर्मेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। मतलब कि जब पहला स्टेप ये है कि आप अब सभी उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके गोल को अचीव करने के लिए, जिसकी आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, राइट। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द की सक्सेस फैक्टर विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस। ओके, बेस्ड ऑन दिस फैक्टर द ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, अपनी परफॉर्मेंस मेजर को डेवलप कर सकती है, स्टैंडर्ड को सेट कर सकती है और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो कलेक्ट कर सकती है। यहाँ पे इतना ही काम होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट किया और उसके रिगार्डिंग फिर हमने प्लान किया, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाई, फिर उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के बाद जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ये प्रोसेस बताई है ना, ये सेम एज इट इज है। फिर उसकी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आने वाली है, सेल्फ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड द इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आपने रहकर काम किया है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। देन उसके बाद आप मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को एंड मॉनिटर द इन्वायरमेंट। आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने जा रहे हैं, देन एनालिसिस करेंगे कि रीजन क्या रहा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर बुरी है। देन उसके बाद फिर अपना ऑब्जेक्टिव सेट करने स्टार्ट करें, दैट्स इट। कंपैरिजन स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ, टेक द करेक्टिव एक्शन, दैट मींस अगर मान लीजिए मैंने कहा कि जो जो टारगेट हमने सेट किया था कि भाई 13 दिन के अंदर हमने इस पूरी की पूरी MCO 023 को कंप्लीट करी, अगर 13 दिन के अंदर 13 चैप्टर कर दिए तो बिल्कुल बेस्ट है। दैट मीन्स MCO 0 जब हम 22 स्टार्ट करेंगे उसके अंदर 16 यूनिट आई थिंक, तो 16 दिन के अंदर वो हो जानी चाहिए। तो क्या मैं इस स्ट्रैटेजी को, जो मेथड था, किस टाइम हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारे प्लान था, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन के साथ में कैसे कॉम्बिनेशन मैंने बिठाया है, तो ये चीजें जो प्लान यहाँ पे इंप्लीमेंट किया था वही एज इट इज प्लान यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करेंगे कि MCO 022 भी हम कंप्लीट कर ले, राइट। तो फॉलोअप का मतलब ये होता है कि टेक द करेक्टिव एक्शन, अगर कुछ कमी नजर आ रही है, अगर नहीं नजर आ रही है तो सेम एज इट इज सेम स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते रहेंगे, दैट्स इट। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि आपकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के बीच में जरूरी है आप लोगों को मतलब समझना, क्योंकि यहां पर ना यही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आप लोगों के ऑपरेटिंग कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के बीच में एक डिफरेंस का काम करती है। यस एवरीवन, और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो समझो एफिशिएंसी क्या होती है। जब भी आप काम करते हो ना, मान लीजिए मैंने कहा कि भाई गोल अचीव करना, मैंने कहा कि भाई 10 लाख यूनिट को क्या करना है, सेल करना है, सॉरी पहले प्रोड्यूस करते हैं, छोड़ो प्रोड्यूस करते हैं। मैंने कहा कि भाई 10 लाख यूनिट को प्रोड्यूस करना है, दिवाली आएगी, दिवाली पर हम क्या करने वाले हैं, सेल करने। कहते हैं अच्छा,
अब टारगेट रख दिया, गोल रख दिया। अब गोल को अचीव करने के लिए आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल करेंगे। क्या आप अपने जितने भी रिसोर्सिस हैं, रिसोर्सिस कौन कौन से, जैसे कि आप लोगों के पास मेनली मैन पावर है, मनी है, मशीन है, मटेरियल है, और आप लोगों के पास बाकी जो आपका टाइम है खुद। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि आप इन रिसोर्सिस को बेहतर तरीके से यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स इन रिसोर्सिस का, ये रिसोर्सिस क्या है बेटे, ये इनपुट्स हैं। अब इन इनपुट्स का यूज करके आप क्या करने वाले, एक प्रोसेस से गुजरेंगे। यस एवरीवन। और प्रोसेस से गुजरने के बाद आप क्या जनरेट करने वाले हैं, आउटपुट जनरेट करने वाले हैं। तो आपको यह देखा जाता है कि आप कितना इनपुट यूज कर रहे हो आपके पर्टिकुलर आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। अगर आप कम इनपुट का यूज करके ज्यादा आउटपुट निकाल रहे हो, दैट मीन्स आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। एफिशिएंसी का मतलब होता है जब रिलेशन होता है इनपुट और आउटपुट के दौरान, मतलब कि आपका टाइम, आपके कॉस्ट, आपके एफर्ट, आपकी मैन पावर, आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगाकर आप ज्यादा आउटपुट जनरेट करते हो, दैट मीन्स आप एफिशिएंट पर्सन हो। अच्छा, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है बेटे कि जो ये बात कहता है कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, जितना जल्दी हो सके अचीव करो। यहां पे इतना इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव को दिया, इफेक्टिवनेस के अंदर इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव को दिया है, एफिशिएंसी के अंदर इंपॉर्टेंस रिसोर्सेज को यूज करने पर दिया है। करना सबको गोल ही अचीव है, बट यहां पर रिसोर्सेज यहां पे मैटर करते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है कि रिसोर्सेज एंड द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या होता है। कहते हैं अच्छा जी। नेक्स्ट जाता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या कहता है, बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस। बिजनेस का मतलब क्या है, कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हमारा कोई मोटिव होता है, या तो प्रॉफिट मोटिव होता है, या मार्केट शेयर इंक्रीज करना होता है, या कॉम्पिटिटर से आगे निकलना होता है, मतलब सोशल वेलफेयर भी हो सकता है। मतलब सबके अपने अपने गोल होते हैं, उस गोल को करने के लिए हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और उससे कुछ कमाई धमाई हो रही है, उसे हम बिजनेस कहेंगे। बट पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आप एक बिजनेस में ना रहकर आप मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं। कहते हैं अच्छा, मतलब हम ये कह सकते हैं मैम कि एक पर्सन है, वो मान लीजिए गारमेंट्स का भी बिजनेस चला रहा है, ठीक है, वो शूज का भी बिजनेस चला रहा है मान लीजिए, और वो स्टील का भी बिजनेस चला रहे हैं। कहते हैं हाँ, मतलब कि नाम एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम एक ही है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा जी है, ठीक है, रिलायंस है, ठीक है, बट क्या वो केवल एक ही तरीके का बिजनेस करते हैं? नहीं, उनकी बिजनेस लाइन बहुत ज्यादा वास्ट है। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर आप काफी सारे मल्टीपल बिजनेस चलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं बच्चे, क्योंकि अगर इन केस मान लीजिए मुझे इस सेक्टर में क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो कहा जाता है कि इस लॉस को कवर करने के लिए हम बाकी से होने वाली इनकम को यूज कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर बिजनेस में ना रहकर आप मल्टीपल बिजनेस को ऑपरेट करते हैं विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के नेम पर। ओके, अब यहां पर ना कंफ्यूजन यही आती है कि बिजनेस के अंदर ना लोग ना क्या करते हैं, मल्टीपल बिजनेस तो ऑपरेट कर लेते हैं, पर जब ये कंफ्यूजन आती है ना कि भाई ये इनकम कम दे रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रही है, इसमें रिस्क ज्यादा है, इसके अंदर रिटर्न कम आ रहा है, ये थोड़ा ठीक चल रहा है, तो ये एक पर्सन को डिसीजन लेना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि भाई किस बिजनेस को हमें रन करना चाहिए, किसमें ज्यादा पैसे लगाने चाहिए, किस एक्टिविटी के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इसी के कारण जो बिजनेस पोर्टफोलियो के जो लोग चला रहे हैं, एक ही बिजनेस मल्टीपल बिजनेस चला रहे हैं, कि मेरा जो बिजनेस कौन सा रन करना चाहिए और कौन सा मुझे बंद करना चाहिए, तो इसके लिए अलग अलग मॉडल्स आई हैं। राइट, तो पढ़ो इसको। बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस इज द प्रोसेस जहां पर हम एनालिसिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस को, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की यूनिट्स को, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एज अ पोर्टफोलियो इन ऑर्डर टू allocate the resources efficiently and maximize the overall return. दैट मीन्स आप अपने रिसोर्सेज को, अपने टाइम को, अपने पैसे को इस जगह इस तरीके से अप्लाई करें कि आपके बिजनेस से आप अच्छे से कमा पाए। यहां से देखो, दिस मीन्स द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी से पढ़ो इसको।
दिस मीन्स द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट डिपेंड ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट एट द बिजनेस। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो केवल एक तरीके का बिजनेस, एक तरीके के प्रोडक्ट में डील नहीं करती। दे ऑपरेट इन द मल्टीपल एरियाज, वो काफी सारे एरियाज के अंदर अपनी डीलिंग करती हैं। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि भाई प्रोडक्ट में डिफरेंशिएटेड हो, ऐसे जैसे कि एप्पल की अगर बारे में बात की जाए, एप्पल का क्या क्या आ चुका है, आईफोन भी आ चुका है, सबसे पहले आईपॉड आया था, ठीक है, फिर मैकबुक भी आई है, ठीक है, आईफोन भी आ चुका है, ठीक है। ये सारी सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ डीलिंग कर रही है नहीं कर रही है, वो जो एप्पल की वॉच भी आती है, तो हर एक प्रोडक्ट के साथ डीलिंग कर रही है नहीं कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में आ रही है नहीं आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में हो रही है नहीं, मतलब कि एक ही कंपनी है एप्पल ही, बट क्या कर रही है, अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के अंदर, बिजनेस के अंदर डीलिंग कर रही है, राइट। ईच बिजनेस इज द पोर्टफोलियो में डिफर इन द प्रॉफिट लेवल। सबका देखो अपना अपना हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है कि बिजनेस भाई ज्यादा प्रॉफिट दे, कोई ऐसा हो सकता है रिस्क में ज्यादा, कोई ऐसा हो सकता है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती हो, कोई ऐसा हो सकता है कि भाई रिस्की ज्यादा हो सकता है। तो सबकी अपनी अपनी फीचर्स है पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो कुछ नहीं है, बस हिस्से हैं जिसको आप चला रहे हो, दैट्स इट। ग्रोथ पोटेंशियल सबके अलग अलग है। तो यहां पर यह बोला गया है कि जब हम पोर्टफोलियो को एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो हमें जरूरी है कि 3 चीजों को पढ़ना, कि बिजनेस में इन तीनों में से क्या चीज आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है। क्या आपका बिजनेस ऐसा है कि जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा कैश का फ्लो हो रहा है, मीन्स कि आपके बिजनेस में अच्छा जो कैश है जनरेट हो रहा है, अच्छी सेलिंग हो रही है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके बिजनेस में ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मीन्स कि आपको वो एक्टिविटी चेक करनी है जो कि आपके कैश के फ्लो को इफेक्ट कर रही है। कैश का फ्लो क्या होता है, या तो पैसा आपके पास आ रहा होता है बच्चे, या आपके पास से जा रहा होता है। अब आएगा तो उसे क्या कहेंगे कि आपकी अच्छी चल रहा है सिस्टम बाजी, अगर जाएगा तो दैट मीन्स आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। तो हमें ये चीजें नोट करनी है कि आपका जो बिजनेस है, इन सारे बिजनेस में से, 4 बिजनेस में से किस बिजनेस में क्या चीज सिचुएशन चल रही है। कहते अच्छा, नेक्स्ट जाता है, हमें ये देखना है कि इन बिजनेस की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है। आपके स्टेज आपके प्रोडक्ट की भी मानी जा सकती है, आपका स्टेज आपकी मार्केट की भी मानी जा सकती है। मतलब कि जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है ना, मार्केट लाइफ साइकिल भी सेम ऐसा होता है। मींस कि कोई भी मार्केट में अगर एंटर हुआ है ना, तो वो इन 4 स्टेज से गुजर के जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर वो थोड़ा ग्रोथ भी करता है, फिर मैच्योरिटी पीरियड भी आता है कि मतलब बहुत सेचुरिटी लेवल पे, उससे ज्यादा और आगे नहीं बढ़ सकता है, फिर डिक्लाइन सिचुएशन आती है। तो प्रोडक्ट और मार्केट, इन दोनों की ये सिचुएशन आती है, ये दोनों चीजें चारों स्टेज से गुजरते हैं। तो आपको अपनी स्टेज देखनी है कि आपकी स्टेज कौन सी है। आप ग्रोथ में लाई करते हो तो आपके लिए अलग स्ट्रेटेजी है, आप मैच्योरिटी में लाई करते हो तो आप लोगों के लिए अलग स्ट्रेटेजी है, डिक्लाइन में हो तो भाई बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट और मार्केट कैसी स्टेज में है। अच्छा जी, फिर आ जाता है कि रिस्क लेवल। रिस्क लेवल का मतलब क्या है कि आप जब बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो ना, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी तो नहीं पड़ रही है। मतलब कि आपको रिस्क, मतलब कि आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी है या नहीं है, या फिर अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी होती है कुछ ऐसी, अनस्टेबल होते हैं, कभी आपकी सेल बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। तो आपको ये चीज नोट करनी है। तो समझ में आया जब मतलब पोर्टफोलियो एनालिसिस, मतलब कि आप अपने मल्टीपल बिजनेस को जब एनालिसिस करते हो कि मुझे कौन से बिजनेस को चलाना है, कौन से बिजनेस को बंद करना है, तो जरूरी है कि आप अपने फ्लो को देखो कैश के, कि पैसा ज्यादा जा रहा है या फिर आ रहा है। या फिर आप ये देखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट या फिर मार्केट की स्टेज कौन सी है, ग्रोथ में है, इंट्रोडक्शन में है, मैच्योरिटी में है, या फिर डिक्लाइन सिचुएशन में। या फिर आप ये देखेंगे कि मेरा रिस्क क्या है। इन्हीं सभी फैक्टर्स के बेसिस पे आप लोगों के क्या लेकर आई है बेटे, मैट्रिक्स आई है। मैट्रिक्स का मतलब होता है एक तरफ एक मॉडल कुछ बेस होगा और दूसरी तरफ ये मॉडल होगा। अगर आप लोगों को याद हो 10th क्लास के अंदर हमने कुछ ऐसे मैट्रिक्स पढ़ी थी, रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट आता था, कुछ ऐसे बॉक्स बन जाता था। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 मॉडल है, और इन्हीं मॉडल के थ्रू बताया गया है कि ऐसी सिचुएशन है तो बिजनेस बढ़ाओ, ऐसी सिचुएशन है तो बंद कर दो, ऐसी सिचुएशन है तो ये कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले जो मॉडल आया था, मैट्रिक्स आई थी, वो आई थी बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। बीसीजी का मतलब क्या है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ मॉडल के बारे में बात कीजिए, मैट्रिक्स के बारे में बात। इन्होंने कहा कि अगर आपको ये देखना है ना कि आपका बिजनेस आपको बढ़ाना चाहिए, आपके बिजनेस में देखो 3 ही चीजें, इन तीनों चीजों के ऊपर जजमेंट होने वाली, ठीक है। कि आपको अपने बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए,
या मार्केट से बाहर आ जाना चाहिए, या फिर आपको वेट करना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम का कि टाइम आएगा तो आप इनमें इन्वेस्ट करना। कहते हैं अच्छा। तो इसने कहा कि बीसीजी ग्रुप मैट्रिक्स ने कहा कि जब आप ये चीजें एनालिसिस कर रहे हैं ना, बिजनेस के यूनिट को, पोर्टफोलियो को एनालिसिस करने हैं ना, तो आप ये देखो अपने हर बिजनेस की कि आपका ग्रोथ रेट कितना है, आपका मार्केट शेयर कितने। ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि आप अपनी इंडस्ट्री को कितना अट्रैक्टिवनेस लेकर आ रहे हो। दैट मीन्स मार्केट में इंडस्ट्री क्या होती है बेटे, मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री है और इसके अंदर छोटी छोटी जो फर्म्स होती है ना, इनको मिलाकर, इन छोटी छोटी फर्म्स को मिलाकर इंडस्ट्री बनती है। तो मान लीजिए आप ये ए इंडस्ट्री को ऑपरेट कर रहे हो। यस एवरीवन, नजर आ रहा है? एक कंपनी को आप चला रहे हो। सॉरी, लेट मी एक्सप्लेन अगेन कि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री है बेटे। इंडस्ट्री कैसे बनती है, इन छोटे छोटी फर्म से बनती है। ये अंदर जो है बेटे ये फर्म है, ठीक है, और ये जो बाहर है जिसको मैंने बाउंड्री बनाया है ये इंडस्ट्री है। तो आपको ये देखना है कि जो आपकी जो फर्म है ना, आपकी फर्म आपकी मार्केट में, आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री में क्या पोटेंशियली फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रही है, नहीं कर रही। कहते हैं अच्छा, मतलब कि आप इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे, आपकी ग्रोथ नजर आ रही है नहीं करेंगे, कि आप फ्यूचरिस्टिक चलोगे नहीं चलोगे। कहते हैं अच्छा जी। मार्केट शेयर का मतलब होता है बेटे कि आप अपने कॉम्पिटिटर से, कॉम्पिटिटर कौन है यहाँ पे, बी है, आप अपने कॉम्पिटिटर से कितने ज्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ में हो, मतलब कि ऐसा चीज जो कॉम्पिटिटर के पास नहीं है आपके पास है। तो इसने कहा कि आपके पास यहाँ पे बीसीजी मॉडल कहते हैं कि आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है। 2x2 का मतलब क्या है कि एक तरफ हम क्या देखेंगे, ग्रोथ को देखेंगे, और दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे, स्ट्रैटेजी मार्केट शेयर को देखेंगे। कहते ओके। अच्छा, इसी में ग्राफ बनाया होगा मैंने, मैट्रिक्स अच्छा नहीं बनाई, ओहो चलो कोई बात नहीं। हम यहाँ पर इसको एक सेकंड रुको, यहाँ पर मैं बनाती हूँ आपके लिए। मैंने बताया हमारी क्या होने वाली है, 2x2 की मैट्रिक्स होने वाली है। 2x2 में क्या होगा, एक तरफ क्या होगा, आपकी ग्रोथ देखेंगे, ग्रोथ, एक तरफ क्या देखेंगे, शेयर देखेंगे, मार्केट शेयर कितने। तो यहां पर आपको क्या देखनी है, इधर साइड लो हाई, इधर साइड लो और हाई। ये क्या बनाया है, ग्रोथ आपकी हाई है या लो है, मार्केट शेयर आपका लो है या हाई है। अब यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन मतलब कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई मार्केट में आप क्या कर रहे हैं बेटे, आप ग्रोथ आपकी बहुत ज्यादा है, ठीक है, मार्केट में आप इंडस्ट्री में क्या नजर आ रही है, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, पर आपका मार्केट शेयर इतना ज्यादा नहीं है, मतलब कि आपने बिजनेस में क्या किया है, अभी फिलहाल एंटर ही किया है। कहते ओ, तो मैंने क्या सिचुएशन लेकर आई हूं कि आपकी ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है बेटे, ग्रोथ हाई है, बट शेयर कैसा है, अभी लो है। दैट मीन्स आप ये भी फिलहाल क्या है, आपकी इंट्रोडक्शन की स्टेज है। यस। तो ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन मार्क बना रहेगा कि मुझे मेरे मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा केयरफुली एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई मार्केट में जो मुझे ग्रोथ नजर आ रही है क्या वो वाकई में है या फिर मेरी सोच है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपको अपना क्वेश्चन मार्क समझ में आ गया होगा कि जहां पे आपका मार्केट शेयर कम होता है पर ग्रोथ आप लोगों को ज्यादा नजर आती है। जैसे मैं अगर बात की जाए, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आई थी, ठीक है, उसके पास ना स्टार्टिंग में कोई ऐसा शेयर नहीं था, मतलब मार्केट शेयर इन द सेंस, मतलब कि मार्केट में अभी इतनी जान पहचान नहीं थी, बट उन्हें ये लग रहा था कि पेट्रोल के इन फ्यूचरिस्टिक प्राइस बढ़ेंगे 56 से, अब देखो अब कितना 100 हो चुका है। तो क्या अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही है। आई कब थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बहुत सालों पहले, 5-6 साल पहले आई थी, क्या पता उससे भी पहले आई हो, है ना। बट आज क्या है, उसने उस टाइम बैठकर ये सोचा था कि हाँ मेरी ग्रोथ होगी, पर उस टाइम जब वो स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करा था। तो यहां पर क्या है, आपको हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि आपको मार्केट शेयर में अपने इस अभी फिलहाल अपनी अपनी मार्केट में वर्क कर रहे हो, तो अलग अलग मार्केट में आपको क्या करना है, पांव फैलाने हैं, तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है, राइट। और स्टार्टिंग में आप लोगों को लो रिटर्न होता है, क्योंकि बिजनेस जब आप स्टार्ट कर रहे हो पहचान कम होती है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करनी पड़ती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस ज्यादा देनी पड़ती है। सो दैट्स अ रीजन ये सिचुएशन आपकी क्वेश्चन मार्क होते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं, राइट। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लाइन साइकिल भी बना रही हूँ कि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो ये इंट्रोडक्शन समझ में आया,
कि जहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन मार्क होता है। अच्छा, फिर धीरे 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 करके आप क्या कर रहे हो, मार्केट में ग्रोथ करते हो नहीं करते हो बेटे, मतलब कि आपका मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, और मार्केट के शेयर के साथ साथ आपकी ग्रोथ होती है नहीं होती, कि मार्केट में अब आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, वो अब सभी लोग जान चुके हैं, इंडस्ट्री में आपके कंपटीटर भी आने स्टार्ट हो गए हैं, दैट मीन्स आप अच्छा कमा रहे हो, राइट, आपकी इनकम अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, समझ पा रहे हो। तो कैसी सिचुएशन है, स्टार सिचुएशन है। स्टार सिचुएशन क्या होती है, जहां पर आप क्या है, कमा भी अच्छा रहे हो, पर उस कमाने को मेंटेन रखने के लिए, मीन्स की जो आपने होल्डिंग सिचुएशन कर रखे है ना, कि भाई मैं कमा रहा हूं, मेरी हर साल क्या है, जो जो सेल है, मेरा मार्केट शेयर है, मेरी जो प्रोडक्ट की जो आने वाली जो टाइम में जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे जो शेयर्स की मार्केट शेयर मेरा बढ़ रहा है, मेरी सेल धीरे धीरे करके बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, क्या इस चीजों को एज इट इज कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए क्या मुझे फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे और ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे और ज्यादा इनोवेशन के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुझे और ज्यादा लोगों को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, कि मीन्स कि लोगों को अवेयर करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। स्टार के अंदर क्या होता है, रिक्वायर एंड जनरेट द कैश, आपको पैसों की जरूरत भी होती है और उस स्टेज में आप पैसा कमाते भी हो। तो ये स्टेज कैसी होती है, ये आपकी ग्रोथ स्टेज होती है। कहते हो मतलब कि यहां पर आपकी ग्रोथ क्या होती है, वो भी हाई होती है, और जो मार्केट शेयर होता है वो भी क्या होता है बेटे, हाई होता है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर आप मैच्योरिटी पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, आप ऐसे मैच्योरिटी लेवल पर पहुंचने जा रहे हो, अब इससे ज्यादा आप नहीं होने वाले हो, दैट मीन्स ये आपकी मैच्योरिटी स्टेज आ गई है, ठीक है। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, इससे ज्यादा तो आप कहीं मार्केट में और रन तो नहीं कर सकते, ये एक लेवल आ गया कि भाई अब प्रोडक्ट क्या है, यहीं तक ही सीमित रहने वाला है, इससे ज्यादा कुछ और इसके अंदर चेंज नहीं कर पाएंगे। कहते हैं अच्छा, मतलब कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, कमाने कमाने की जरूरत है। और डेफिनेटली जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो आपको ये भी पता है कि एक दिन आएगा जब ये कौन सी सिचुएशन में आएगा कि लोग इसकी डिमांड करनी बंद कर देंगे। जैसे स्टार्टिंग में आईपॉड आया था, याद है तुम्हें, आईपॉड आपकी डिक्लाइन स्टेज में है अगर मैं आज के टाइम के बारे में बात करूं, है ना, और आईफोन क्या है, आप लोगों की ग्रोथ की स्टेज में है, क्योंकि हर टाइम उसके अंदर इनोवेशन आ रही है, हर टाइम उसके नए कस्टमर्स आ रहे हैं। अब देखो, जब भी कोई मार्केट में कोई भी फोन आ जाता है नया मार्केट में, जैसे सैमसंग का 26 आया है, आईफोन अगर 18 आ जाए, 17 अभी जो पीछे आया था, ठीक है, तो कितनी ज्यादा एकदम से सेल हुई थी, राइट। तो जब आप लोगों को पता है कि फ्यूचर में मेरी इस चीज की डिमांड होगी, तो आपको पता है कि मेरी ग्रोथ होने वाली है अभी, और तो आपको पैसा चाहिए भी होता है और उससे आएगा भी। और कैश का ये जो मैच्योरिटी स्टेज होती है, इसमें ये पता है कि भाई इसमें ना अब और ज्यादा क्या नहीं होने वाली, मेरे मेरे जो मेरे हाँ हाँ, और ज्यादा मेरी क्या नहीं होने वाली, ग्रोथ नहीं होने वाली। अब जैसी सिचुएशन में हूं मैं उससे ही क्या कमाऊं, पैसा कमाऊं। तो यहाँ पे कैश को जनरेट करने की बारे में बात की जाती है। तो आपकी सिचुएशन यहां पर होती है कैश काउ। कैश काउ, कैश काउ कौन सी सिचुएशन होती है, जहां पे मैच्योरिटी होती है, राइट। समझ में आ रहा है, तो इसको पढ़ो फटाफट। कैश काउ मतलब कि हाई शेयर होता है बट लो ग्रोथ होती है। आप यहाँ पे मैच्योर मार्केट में हो जहां पर ग्रोथ इज लो बट द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, आपकी मार्केट पोजीशन बहुत अच्छी है। तो आप क्या करेंगे, हाई मार्केट शेयर होने के कारण आप प्रॉफिट भी ज्यादा बुक करेंगे, लोग आपको ज्यादा जान रहे हैं तो ज्यादा कस्टमर आएंगे, ज्यादा सेल होने वाली है तो प्रॉफिट भी बुक करेंगे। पर ग्रोथ नहीं हो रही है, दैट मीन्स आप उसमें आगे जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले, आप बस क्या करने वाले हो, यहां से पैसा कमाएंगे, किसी दूसरे बिजनेस में लगा देंगे। कहते हो तो यहाँ पे आया समझ में, क्वेश्चन मार्क आ गया समझ में। स्टार क्या मैंने समझाया, जहां पे मार्केट शेयर भी और ग्रोथ भी दोनों चीज आई होती है, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ क्या होता है जब दोनों चीजें लो हो, तो भाई बाहर निकल जाओ, मतलब कि डिक्लाइन। डॉग से याद कर सकते हो, डॉग से डी से डॉग, डी से डिक्लाइन। डिक्लाइन सिचुएशन में क्या होगा कि आप मार्केट शेयर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आपका ग्रोथ भी नहीं हो रही है। जैसे आईपॉड का यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है। यस एवरीवन, यस एवरीवन, ओके जी। चलो, तो आप यहाँ पे मार्केट से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे डॉग के अंदर, कि जब आपको फ्यूचर की पोटेंशियल के बारे में पता लग रहा है कि नहीं नहीं ये काम नहीं करने वाली, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये बीसीजी मैट्रिक्स आप लोगों को ये इसको नोट आउट कर लेना। मेरे को लगा कि मैंने इसमें डाली हुई है पिक्चर जैसे बाकियों की डाली हुई है ना,
मुझे लगा यहाँ पे इसकी भी डाली हुई है, बट कोई बात नहीं, आप इसको बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट जाता है आपके मैथडोलॉजी की, किस तरीके से हम, मतलब मेथड क्या है, स्टेप क्या है कि हम बीसीजी मैट्रिक्स को डिजाइन करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमारी कितनी मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स हैं, मीन्स की बिजनेस यूनिट्स आपकी कितनी कितनी चीज़ों में क्लासिफाइड किए गए हैं, मतलब आप कितने तरीके का बिजनेस करते हो, ठीक है। सबकी देखो अपने अपने रिस्क होते हैं, मैंने बताया सबका अपना अपना ग्रोथ पोटेंशियल होता है, सबकी अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है, सब अपने अपने मार्केट शेयर में अलग अलग है। तो सभी पहले अपनी बिजनेस यूनिट को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उन सभी बिजनेस यूनिट के हम ग्रोथ रेट को चेकआउट करेंगे कि उनकी ग्रोथ कितनी है, मतलब फ्यूचर में कितनी उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि वो फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है या नहीं कर सकती। मार्केट ग्रोथ रेट ऑफ द मार्केट ऑफ द ईच बिजनेस, मार्केट में हर एक बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल पूरी मार्केट 100% की होती है, अब ये क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 18% कर रहे हैं, तो ग्रोथ रेट अपनी कितनी हुई, 18% हुई। समझ पा रहे हैं, मतलब कि पूरी मार्केट का आप कितने परसेंटेज हो उसकी रेट को फाइंड आउट करना है, ग्रोथ कितना कर, अगर ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा, अगर कम है तो अपॉर्चुनिटी कम है। फिर उसके बाद हर एक बिजनेस के साइज को भी देखेंगे। साइज समझते हो, साइज मतलब कि आपका जो बिजनेस यूनिट है वो किस तरीके, मतलब किस तरीके से चल रहे हैं, कितनी आप नंबर ऑफ एसेट्स अपने बिजनेस में लगा रहे हो, कितनी आपकी यूनिट्स पर डे, पर ईयर, पर मंथ, पर क्वार्टरली सेल हो रही है, ये आप लोगों को डिटरमाइन करना है, क्योंकि इसके डिटरमाइन करने से हमें पता लग जाएगा कि हर एक यूनिट की कितनी इंपॉर्टेंस है। Size of the each business unit usually based on the assets and the sale. This help in the understanding the importance of the each unit within the organization. अब देखो मैंने बोला कि मेरे 4 यूनिट्स हैं, ठीक है, 4 यूनिट्स के अंदर इसकी सबसे ज्यादा सेल हो रही है, फिर दूसरे नंबर पे ये हो रहा है, तीसरे पे ये हो रहा है, चौथे नंबर ये हो रहा है। तो क्या मैंने इसको बाइफर्केट कर लिया कि भाई पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो साइज का मतलब मैंने इसको करना जरूरी है कि मैं एग्जैक्टली डाटा को एनालिसिस करूं। नेक्स्ट जाता है कैलकुलेट द रिलेटिव मार्केट शेयर। रिलेटिव मार्केट का मतलब क्या होता है कि आपके कॉम्पिटिटर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेम एरिया के अंदर आपके कॉम्पिटिटर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। कंपटीटर की स्ट्रेंथ क्या है, कंपटीटर की कितनी उनका कितना मार्केट शेयर है, ठीक है, वो कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, वो कितना कितना ज्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। देन लास्ट में हम अपनी बीसीजी मैट्रिक्स को प्लॉट करेंगे। ओके, सो कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए तो कैश काउ क्या है कि जहां पर, जल्दी याद करो, जहां पर मार्केट शेयर तो आप लोगों का ज्यादा होता था, ग्रोथ कम होती थी, तो यहाँ पे आपका क्या है, सरप्लस जनरेट हो रहा था, मैच्योरिटी की स्टेज है, ठीक है, आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। स्टार का मतलब क्या है कि जहां पे शेयर और आपकी ग्रोथ दोनों बिल्कुल ज्यादा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी होगी और यहां से आप अपनी बेस्ट पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हो और प्रॉफिट भी जनरेट करेंगे। क्वेश्चन मार्क क्या है, आपको शक है कि क्या ये जो ग्रोथ मुझे नजर आ रही है, जो हाई ग्रोथ नजर आ रही है, क्या ये वाकई में है या मेरी जस्ट अजम्पशंस है। तो यहाँ पर ये है इंट्रोडक्शन स्टेज, जब आप स्टार्टिंग में एंटर करते हो। डॉग दैट मीन्स आपको बाहर निकल जाना चाहिए जब आपके प्रॉफिट ज्यादा बुक नहीं हो रहे या फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस आप मीटअप नहीं कर पा रहे। यस एवरीवन, समझ में आ गया। तो ये बीसीजी मॉडल आपका हो गया है फिनिश, ठीक है। अब नेक्स्ट आप हम करते हैं बीसीजी का थोड़ा सा एडवांस है, यहां पर कोई आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दी, यहां पे केवल 4 चीजों के बारे में ही बताया गया कि भाई मैच्योरिटी, ग्रोथ, ठीक है, और आप लोगों की डिक्लाइन सिचुएशन है और इंट्रोडक्शन स्टेशन थी। जो एडवांस पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल है जिसे हम जीई मैट्रिक्स कहते हैं। जीई मैट्रिक्स मतलब कि जर्नल इलेक्ट्रिक, जो कि एमसी किन्स एंड कंपनी के द्वारा की गई थी। उन्होंने अपनी कंपनी में एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि बीसीजी जो मैट्रिक्स है ना वो कहीं ना कहीं वर्क करती है, पर इसको और ज्यादा रियलिस्टिक प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। कहते हैं अच्छा, तो यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास ना इसको एनालिसिस करने के लिए ना एडवांस पोर्टफोलियो के अंदर हम क्या करेंगे, 2 चीजों को एज अ बेस मानेंगे। जैसे वहां पे क्या था, शेयर और ग्रोथ थी, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर को बेस माना हुआ था मैट्रिक्स को करने के लिए। इन्होंने कहा कि हमारी जो मैट्रिक्स बनने वाली है वो 2 एनालिसिस टूल से बनेगी। पहला क्या है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, और सेकंड क्या है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द कॉम्पिटिटर। कहने का मतलब मोस्ट ऑफ सेम ही है, पर यहाँ पे शब्द चेंज कर दिए गए। वहां पे भी यही था कि मार्केट ग्रोथ क्या है, मतलब कि आप इंडस्ट्री में कहां पर लाई कर रहे हैं,
तो यहाँ पे भी यही है कि इज द इंडस्ट्री इज गुड और बैड फॉर डूइंग द बिजनेस। जिस इंडस्ट्री में आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करें, आपने गारमेंट्स का सिलेक्ट किया है, आपने टेक्नोलॉजी का सिलेक्ट किया है, आपने ऑटोमोबाइल का सिलेक्ट किया है, तो सबकी अपनी अपनी इंडस्ट्री है। तो क्या आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं? क्या आप उस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि जिस भी जैसे मैं तुम सबका एग्जाम्पल ले लूं, अब जिन्होंने अब जो भी बच्चे अभी यूजी में है, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट में है, बीकॉम में, बीबीए या फिर बीए में, ठीक है, क्या वो यूजीसी नेट का एग्जाम फिल कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, बट उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, उनका अगर क्लियर हो जाता है तो, क्योंकि ये बोला जाता है कि विद इन 2 ईयर्स के अंदर आप लोगों को अपना पीजी कंप्लीट करना होगा, कंडीशन है। और आप लोग पीजी में हैं, ठीक है, आपने पीजी कंप्लीट कर दी है, चलो, तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे तो आप लोग यूजीसी नेट का एग्जाम दे पाएंगे और फिर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे होल्ड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो ये बोला गया है कि टीचिंग एक इंडस्ट्री होगी है, उस इंडस्ट्री के अंदर क्या आपकी इतनी एलिजिबिलिटी है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए कि जब ये फॉर्म निकले तो आप फिल कर पाए? तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको ये देखना है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो आपके लिए सही है या नहीं है। आप क्या कितनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे? अगर मैं ये कहूं कि आपने बीएड कर रखी हो तो आप स्कूल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, नेट क्वालिफाइड है तो आप कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप क्या अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? दैट्स अ रीजन, दिस इज मीन्स द अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, इफ एन इंडस्ट्री हैज अ हाई डिमांड, गुड प्रॉफिट, लेस कंपटीशन। जो आपने जो बिजनेस किया उस बिजनेस के दौरान आपने ये देखा कि इंडस्ट्री के अंदर ना, आप जो प्रोडक्ट डील कर रहे हो ना, जो भी सप्लाई कर रहे हो, वो उसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड है, उसके थ्रू आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कंपटीशन भी कम, तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है तो अट्रैक्टिव है, अगर नहीं दे रही तो वो नॉन अट्रैक्टिव है। कंपिटिटिव पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि आप जिस भी बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो ना, उसमें आप अपने कॉम्पिटिटर से किस तरीके से स्ट्रोंग हो, विच टेल हाउ द स्ट्रोंग इज द फर्म कंपेयर टू द कंपिटिटर, राइट? कि कंपिटिटर से ज्यादा आपके पास क्या क्या है, मार्केट शेयर है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी देते हो, मैनेजमेंट की स्किल आपके पास अच्छी है, या फिर टेक्नोलॉजी है, आपके ब्रांड की इमेज बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये जो जीई मैट्रिक्स है, ये कहीं ना कहीं बीसीजी मैट्रिक्स का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। वो कितना ग्रिड का था, 2x2 का। उसने अपना ग्रोथ लिया था और शेयर लिया था, इसके बेसिस पे 1 2 3 4, क्या ये 4 2x2, दैट मीन्स 4 आपके कॉन्सेप्ट याद करने पड़ रहे थे, कैश काउ, डॉग, स्टार, क्वेश्चन मार्क। बट यहाँ पे 3x3 के बारे में बात की जा रही है। 3x3 का मतलब क्या हुआ, आपको 9 टर्म आपको समझनी होगी। ओ दैट मीन्स 9 टर्म को हमें समझना पड़ेगा, पर इतनी मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं। 9 टर्म को भी ना आगे मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये कहते हैं कि बिजनेस की सिचुएशन या तो ऐसी होगी कि आपको अपने बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको अपनी ग्रोथ नजर आ रही है, मार्केट में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, कहते हैं अच्छा। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी स्ट्रेंथ भी वर्क कर रही होगी। तो ये कहते हैं कि एक तो सिचुएशन होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करोगे तो आपको लोगों को ग्रोथ नजर आएगी, राइट? इसके बिल्कुल अपोजिट जब ये नजर आ रहा है कि भाई मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, वो ऐसी कौन सी सिचुएशन है? कहते हैं अच्छा जी, एक ऐसा होगा जो बीच में मीडियम मीडियम होगा, कि आप इन्वेस्ट करो, टाइम को नोट आउट करो कि कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये चीजें। तो आप लोगों को यहाँ पे 3 ही शब्द मिलेंगे, देखो नजर आएंगे तुम्हें, कि सबसे पहले है हमारे पास इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, ये आप लोगों की ऊपर वाला एरिया है। यस एवरीवन, जितना हो सके था सिंपल वे में मैंने आप लोगों को बताया है, ध्यान से समझते जाना, बस उसी को याद कर लेना, ठीक है। एक होता है जब मैं कहूं कि भाई तुम्हें मार्केट से बाहर निकलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, तुम्हें मार्केट से बाहर निकलना पड़ेगा, ये वाली सिचुएशन है। दूसरा है कि भाई तुम मार्केट में एवरेज परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो जो आप लोगों ने ये जो बॉक्स बनाया है ना बच्चे, ये जो बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के अंदर ये जो ऊपर वाला एरिया है 1 2 3, ये आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और जो ये नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला एरिया है ये वाला, दिस 1 1 2 3,
ये आप लोगों को कहा जा रहा है कि भाई जितना सामान रखा है उतने को रखो, उतने को उसी में काम चलाओ, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, सामान बिक जाए मार्केट से बाहर आ जाओ। ये वाली सिचुएशन तो बिल्कुल कहती है कि भाई मार्केट से बिल्कुल बाहर आ जाना, क्योंकि ये वाली सिचुएशन ऐसी है जहां पे ये भी लो होने वाला है और ये भी लो होने वाली है, जिसकी आपके पास स्ट्रेंथ भी नहीं होती और मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती। अच्छा, और ये वाली ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर, एक सेकेंड, जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होती है और आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ भी होती है, मींस कि आप कॉम्पिटेंट भी होते हो और मार्केट में कहा जा रहा है कि हाँ अपॉर्चुनिटी नजर आए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यूजीसी नेट के अंदर अगर मान लीजिए आपका नेट क्लियर हो जाए और आपके कॉलेज के अंदर एक सीटर है, कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास नेट क्लियर है, बाकी कैंडिडेट के पास नहीं है, इन केस मान लीजिए, या फिर एक भी कैंडिडेट नहीं आया है, तो आपके पास आपकी स्ट्रेंथ भी है और आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो डेफिनेटली आप उस पोजीशन के ऊपर होल्ड हो जाएंगे। तो दोनों सिचुएशन आई, दोनों समझ में आई। अच्छा, ये जो बीच वाली सिचुएशन बच गई 1 2 3, ये कहा जा रहा है कि भाई आराम से चलेंगे, ज्यादा जल्दी नहीं है हमें। सिचुएशन देखो, एज पर द सिचुएशन हम अपनी मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो जीई मैट्रिक्स है वो 3x3 मैट्रिक्स तुम्हें समझ में आई कि ये 3 एरिया है ऐसे हैं जहां पर आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहां पर इंडस्ट्री क्या हो रही है, यहां पर हाई ग्रोथ में है, ठीक है, और यहाँ पे मीडियम में है और यहाँ पर लो में है। यहाँ पर क्या है, आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मीडियम में है और यहाँ पे लो में है। तो आप लोगों को ये मैट्रिक्स एज इट इज आप लोगों को समझ याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वर्टिकल में क्या है, इस तरीके से में क्या है, इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस बताई गई है कि भाई लो है, मीडियम है, फिर हाई है, लो मीडियम देन उसके बाद हाई आ जाती है। हॉरिजेंटल में क्या है, आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाता है कि वीकनेस है, एवरेज है या स्ट्रॉन्ग है, गॉट इट। और इसी के बेसिस पे हम क्या देखते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। मीडियम में क्या आएगा कि हमें सेलेक्टिव एरिया के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और लो में क्या है, हार्वेस्ट या फिर डिवेस्ट करना चाहिए, मतलब बिल्कुल मार्केट से बाहर आ जाना चाहिए, गॉट इट। चलो, तो अब पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि शेल्स डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स कहती है। नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई डायरेक्शनल पॉलिसी है। अभी तक हमें बताया जा रहा है कि भाई आपकी स्ट्रेंथ इतनी है, कंपनी की स्ट्रेटेजी, सॉरी कंपनी के अंदर कैपेबिलिटी इतनी है, ठीक है, बिजनेस के अंदर कैपेबिलिटी इतनी है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी इतनी है कि क्या ग्रैब कर पाएंगे। कहते हैं अच्छा, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालिसिस किया जा रहा था अभी ऊपर तक बीसीजी मॉडल में और जीई मैट्रिक्स के अंदर। कहते हैं अच्छा, शेल के अंदर कहा जा रहा है कि यहां पर ये एक ऐसा टूल है जहां पर हम डिसाइड करेंगे व्हाट एक्शन इज टेक फॉर द ईच बिजनेस एंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द फ्यूचर पोटेंशियल एंड द करंट स्ट्रेटेजी। अब आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कौन सा एक्शन लेना चाहिए, यहाँ पे आपको क्लियरली डायरेक्शंस देंगे, दैट्स द रीजन इसे हम डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पर जब हम इमेजिन करना है, मान लीजिए कंपनी है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर डीलिंग कर रही है, ठीक है, सम आर डूइंग द वेरी वेल एंड सम आर द एवरेज एंड सम आर द वीक। कि आपका जो प्रोडक्ट है ना बेटे, प्रोडक्ट जो है आपका, एक प्रोडक्ट क्या है, बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है, गुड, ऐसे प्रोडक्ट भी है जो आपके जो मार्केट में है वो एवरेज भी परफॉर्मेंस कर रहा है, और ऐसा भी है जो कि कहीं ना कहीं वीक है, उसकी वो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे के जा रहा। कहते हैं अच्छा, तो आपने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट है ना उनको बायफरगेट किया। कहते हैं अच्छा, अब आपको ये देखना है कि सेम टाइम, उसी टाइम पर जो सम इंडस्ट्रीज हैव द ब्राइट फ्यूचर्स while the other will be decline। तो जिस इंडस्ट्री में आप वर्क कर, फॉर एग्जाम्पल आपकी टेक्सटाइल है या फिर ऑटोमोबाइल है, किसी भी इंडस्ट्री को उठा लीजिए, उस इंडस्ट्री के अंदर आपको आपके उस प्रोडक्ट के लिए क्या ग्रोथ नजर आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इसकी डिमांड होगी, इवन आपको प्रॉफिट कम देके जा रही है, आपको नजर आ रहा है ग्रोथ होएगी या नहीं होएगी, अगर हाँ तो आपको क्या स्टेप उठाने चाहिए, ये बताएगा। Shell's matrix help the answer these questions। two main idea behind the matrix। first questions क्या है, जो first जो idea है क्या है, how the good is the future of this business। आपके business का futuristic aspect सोचा जा रहा है, prospective सोचा जा रहा है, राइट, कि कैसे क्या कुछ आप रन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्या है, हाउ द स्ट्रॉन्ग इज अकर कंपनी इन द बिजनेस। कितनी आपके पास पॉजिटिव एंड
आपके पास स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है कि आप मार्केट में रन कर पाएंगे। क्या आप लोगों को ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है? बट यहाँ पर देखो, मैं आपको पहले ही बताया था कि हर एक चीज क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है, पर मैट्रिक्स को देने का तरीका और इनके नाम, जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए, ये आपके वेरी करते हैं। सो इन्हीं को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे इसके 3x3 का स्ट्रक्चर है। 3x3 के स्ट्रक्चर में ये आपकी पूरी की पूरी ये मैट्रिक्स है। क्या कहते हैं कि आपको डायरेक्शंस कैसे दी गई है? डायरेक्शन पॉलिसी मैट्रिक्स, जो कि शेल्स डायरेक्शन पॉलिसी मैट्रिक्स है। इसमें कहते हैं कि आपकी फ्यूचर की बिजनेस की पर्सपेक्टिव्स को चेकआउट किया जाएगा कि आपके बिजनेस जो आप ऑपरेट कर रहे हो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है या फिर अनअट्रैक्टिव होने वाला है या फिर एवरेज चलने वाला है। कहते हैं अच्छा। फिर दूसरा ये देखा जाएगा कि आप अपनी मार्केट के अंदर कौन सी पोजीशन होल्ड करते हो। अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन है तो परफॉर्मेंस अलग, आपको अलग करना है। अगर वीक है तो आपको अलग करना है। तो आपको करने की हर एक की स्ट्रैटेजी के नाम अलग है। दैट्स अ रीजन कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ऊपर तो केवल 3 चीज में बांट के पूरी की पूरी मैट्रिक्स फिनिश कर दी थी, है ना। 3 ही एक्टिविटी थी, या तो आप इन्वेस्ट करो, या फिर आप सिलेक्टिव एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, या फिर अपने बिजनेस से बाहर निकल आओ। कहते हैं अच्छा। यहाँ पर क्या है कि हर एक्टिविटी के लिए मान लीजिए आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, अपॉर्चुनिटी बहुत नजर आएगी, आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, दैट मीन्स आपने लीडरशिप की पोजीशन को होल्ड कर रखा है, राइट। पहली सिचुएशन आई समझ में कि आपने क्या कर रखा है, लीडरशिप की सिचुएशन को होल्ड कर रखा है। अच्छा, पर सेकंड क्या कह रहा है कि अगर ये लग रहा है कि हम मार्केट में आप क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत आपने क्या कर रखा है, आपका फ्यूचर थोड़ी बहुत मतलब कि एवरेज फ्यूचर है, मतलब एवरेज, मतलब लोग आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, और स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत ज्यादा है, कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को लीडर बनाने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैसे? आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी एनहांस कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट बेहतर तरीके से कर सकते हो, जो अक्सर सेलिब्रिटी का यूज किया जाता है। यस, आप अपने प्रोडक्ट के साथ ऑफर या इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते, कि आप अपने मार्केट लीडर बनने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। सो लीडर ग्रोथ यहाँ पे बोला गया, राइट। अगर ये लग रहा है कि भाई मार्केट में क्या नहीं है बच्चे, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, फ्यूचर मेरा बिल्कुल भी नहीं है, जो बिजनेस मैं कर रहा हूं मेरा बिजनेस इतने लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, तो क्या होगा, इवन आप लोगों के पास क्या है, पोजीशन आपने होल्ड की हुई है, तो कहा जाता है जो भी बिजनेस आप कर रहे हो ना, उस बिजनेस में जितना भी पैसा पहले लगा हुआ है उससे आप अपना बिजनेस करो, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, उससे आपको जस्ट कैश जनरेट करना है। तो तीनों पोजीशन आई समझ में? यस एवरीवन। अच्छा, ट्राई हार्डर का मतलब यहाँ पे क्या है, जब आपके पास बिजनेस के अंदर, फ्यूचर के अंदर ये लग रहा है कि भाई आपका जो बिजनेस है ना फ्यूचरिस्टिक बहुत अच्छा रन करने वाला है, बट आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, इतनी ज्यादा पोजिशंस आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी ज्यादा अच्छे से होल्ड नहीं कर रखी है, तो आप क्या करने वाले, अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, नहीं करेंगे? जैसे अक्सर एप्पल और सैमसंग के अंदर होती है जब फोन की लॉन्चिंग होती है, यस, पेप्सी एंड कोका कोला की होती है। समझ पा रहे हैं? तो हर एक चीज की ना देखो अपने अपने नाम दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लीडर आया समझ में, जहाँ पे पोजीशन भी स्ट्रांग होती है और आपका पोटेंशियल भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होता है। कहते हैं अच्छा, ये भी हो गया, कैश जनरेशन हो गया, एंड देन उसके बाद लीडर ग्रोथ हो गया। अब यहाँ पे ट्राई हार्डर के बारे में बात की जाए, मींस की अ बिजनेस विद अ गुड फ्यूचर, फ्यूचर तो बहुत अच्छा है बट आपकी पोजीशन, आपकी कैपेबिलिटी थोड़ा सा एवरेज है। तो क्या जरूरत होगी, आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत होगी एंड रिसोर्सेज को लगाने की जरूरत होगी कि आप अपनी पोजीशन को वापस इस पोजीशन पर लेकर आ सके, क्योंकि आपकी मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो है, आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूज करो, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो अपनी कॉम्पिटेंसीज को यहाँ पे एनहांस करना है और यहाँ पे अपने आप को लीडर नंबर 1 बनाना है। ये भी इधर साइड दौड़ने की कोशिश करेगा, ये भी इधर साइड दौड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। अच्छा, डबल और द क्विट, दैट मीन्स जब आपको हाई फ्यूचर नजर आ रहा है पर आपके पास तो कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा वीक है, तो कंपनी ये कहेगी या तो बेटे अपनी जो पोजीशन जो वीक है ना उसके ऊपर काम करो, या फिर बिजनेस से बाहर निकल जाओ। दैट्स इट, 2 ही काम होते हैं यहाँ पे, ये वाला। या तो आप अपने पोजीशन पे, ये दोनों सिचुएशन एक, सॉरी ये वाली सिचुएशन है, ये वाली नहीं है, एक सेकेंड इसको मैं रेज कर देती हूँ, अब इसको करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी जो वीकनेसेस है ना
इन वीकनेसेस के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर दो, काम करना स्टार्ट कर दो। ये सारी की सारी जो वीकनेसेस है ना, इनके ऊपर रिमूव करो, कि जो आपके पास आपको नजर आ रहा है कि जो बिजनेस आप कर रहे हो फ्यूचर में इसकी डिमांड होने वाली है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, तो आप इसके ऊपर वर्क करो। पर नहीं कर पा रहे हो तो भाई बाहर आ जाओ, दैट्स इट। दो ही ऑप्शन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आता है आपके पास पॉज विदड्रॉल। दैट मीन्स अब बिजनेस विद लो फ्यूचर है, एवरेज पोजीशन, मतलब फ्यूचर भी ठीक ठाक है, आपको अपॉर्चुनिटी भी ठीक ठाक ही मिलने वाली है, बट पोजीशन भी कैसी है, वो भी ठीक ठाक है। तो आप ये कहेंगे कि धीरे 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 करके हम अपना काम करने वाले हैं, दोनों चीजें क्या हैं, मीडियम में है। ओके, अच्छा, फ्यूचर लो है, फ्यूचर लो है, ये वाली सिचुएशन है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आता है कस्टोलियर के बारे में अगर बात की जाए, यहां पर आपकी पोजीशन भी एवरेज होती है और आपकी फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी भी एवरेज होती है। तो यहाँ पे आप इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं करते, पर हाँ मौका देखते रहते हैं कि कब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, समझ में आया। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपको फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी भी कम है और वीकनेसेस भी आपके पास बहुत ज्यादा है। तो आप इन शॉर्ट में बोला जाए तो आप लोगों को एक तो लीडर को ध्यान रखना है, जब आपके पास एक सेकेंड, आपके पास आपके फ्यूचर भी हाई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है और आपके पास जो पोजीशन जो आपने होल्ड की हुई है ना मार्केट में, जो आपके पास कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, वो भी अच्छा है, तो वो हो जाते हैं लीडर, आप एज ए लीडर पर पोजीशन पे हो। दूसरा क्या है कि ना तो आपके पास फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी है और ना ही आप अपने पोजीशन होल्ड कर रखे हो, तो आपको बोला जाएगा कि मार्केट से बाहर आ जाओ। तीसरा क्या है कि दोनों चीजें एवरेज में है, तो आप इस पोजीशन को होल्ड करने के बारे में बात करेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको हम ग्रैब कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर डायरेक्शन दिया, हर टर्म को नाम दिया गया है शेल्स डायरेक्शनल आपकी मैट्रिक्स में। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट इंपैक्ट ऑफ द मार्केट स्ट्रेटेजी, जिसे हम PIMS मॉडल भी कहते हैं। ये क्या कहता है, ये कहते हैं कि इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट किया था काफी सारी कंपनीज के ऊपर, ये रियल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। सो इस वजह से ना इस जो मॉडल को ना हम इसे साइंटिफिक मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि जो रियल फैक्ट और सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होता है ना, और जो अपना रिजल्ट बता रहा है कि भाई हमारा रिजल्ट ऐसे से निकला था, रिसर्च की थी हमने। तो ये कहते हैं कि हमने ना काफी सारी कंपनीज को उठाया था और उन कंपनीज को उठाने के बाद उनकी हर एक की स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व किया था, और स्ट्रैटेजी के साथ साथ हर एक उन्हीं कंपनी की हमने प्रॉफिट को भी मेजर किया था। मतलब कहने का ये है कि बिजनेस की स्ट्रैटेजी किस तरीके से प्रॉफिट के साथ डील करती है, उनके बीच में क्या कॉम्बिनेशन है, हम इनको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट इंपैक्ट ऑफ द मार्केट स्ट्रैटेजी, मार्केट स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट है, प्रॉफिट किस तरीके से मार्केट स्ट्रैटेजी की वजह से जनरेट हुआ। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि द बेसिक आइडिया बिहाइंड द मॉडल इज दैट द प्रॉफिट इज नॉट द रैंडम, एकदम से प्रॉफिट जनरेट नहीं होता, ये काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। सो ये अजम्पशंस की गई है, जो मॉडल जो स्टडी किया गया ना एक्चुअल डाटा पे किया गया है, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज के डाटा को हमने कलेक्ट किया है, उनके पैटर्न को हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई स्ट्रैटेजी और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, और इन रिलेशनशिप के साथ हमने क्या देखा कि सम बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स आज द डायरेक्टली लिंक विद द हाई प्रॉफिट, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका प्रॉफिट और स्ट्रेटेजी के साथ सीधा सीधा संबंध नजर आ रहा था, कि मतलब कि कंपनी का मार्केट शेयर अगर ज्यादा है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑब्वियस है बढ़िया होगी, जब भी मार्केट शेयर को उन्होंने कैप्चर कर रखा है, जैसे एप्पल के बारे में बात की जाए, कंपिटिटिव पोजीशन भी होल्ड की हुई है, तो डेफिनेटली आप क्या कर पा रहे हो, प्रॉफिट को ज्यादा अर्न कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऑब्जर्व किया पैटर्न। दूसरा किया कि जब मैनेजर ने ये देखा कि हाँ अगर मार्केट शेयर बेहतर है, वो कैसे होगा, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, और आपने आपके अंदर जो कंपिटिटिव एडवांटेज था कि अपने प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी इनोवेशंस लेकर आ रहे हो जिसके थ्रू आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है कंटिन्यूस करते गए थाउजेंड्स ऑफ जो कितनी भी कंपनीज है ना, उन कंपनीज का डाटा कलेक्ट किया। दिस इज द नो, इसलिए हम इसे कहते हैं साइंटिफिक एंड द प्रैक्टिकल टूल। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस रादर देन द थ्योरेटिकल आइडियाज। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट इंपैक्ट ऑफ द मैनेजमेंट जो आपकी प्रॉफिट इंपैक्ट ऑफ द मार्केट जो स्ट्रेटेजी है वो साइंटिफिक अप्रोच है, और बताती है कि हम डाटा को यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल हमने एनालिसिस की है कि रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने में कि स्ट्रेटेजी और प्रॉफिट में क्या है,
ये डिस्कस किया गया जिसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रॉफिट जनरेट करना केवल एक फैक्टर से नहीं है, काफी सारे अदर फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट किए। ठीक है, ऑर्थर्स डी लिटल, जिसे हम एडीएल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, वो क्या कहता है भाई? ये इन्होंने कहा अभी इनका और हॉफसर का शायद है जी, यस होफर का, सॉरी होफर का, इन दोनों की ना मैट्रिक्स में ना थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहां पर हमने क्या देखा है कि आप अपने प्रोडक्ट को और अपनी मार्केट को ये देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट या आपकी मार्केट किस स्टेज में लाई करती है। प्रोडक्ट का किसने दिया? एडीएल मॉडल है, ठीक है, मैट्रिक्स है, और ये किसने दिया? हॉफर ने दिया। जब आप मार्केट की स्टेज को देख रहे हो कि भाई वो इंट्रोडक्शन की स्टेज में है, या फिर वो ग्रोथ की स्टेज में है, या फिर वो मैच्योरिटी की स्टेज में है, या फिर डिक्लाइन की स्टेज में है, ठीक है, तो इनको किसके साथ कंपेयर किया? इन्होंने कंपेयर किया बिजनेस की स्ट्रेंथ के साथ। बिजनेस की स्ट्रेंथ दैट मींस कंपनी की इंटरनल एबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं प्रोडक्ट और बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूं, बिजनेस स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं, तो वो एडीएल मॉडल है। मटेरियल का बिजनेस स्ट्रेंथ के साथ कंपैरिजन करूं, कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स बनाऊं, तो वो हमारा हॉफर का है। तो समझो, पढ़ो इसको क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा एनालिसिस टूल है जो कि हेल्प करता है कंपनी को डिसाइड करने में इट्स स्ट्रेटेजी बाय एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स बिजनेस एंड स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द लाइफ साइकिल। ओ, इसकी इंटरनल एबिलिटी जो मैंने आपको बताई, टेल व्हाट स्ट्रेटेजी इज फॉलो बेस्ड ऑन हाउ द स्ट्रॉन्ग द बिजनेस इज एंड इन विच स्टेज द प्रोडक्ट इज। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के में हेल्प करता है कि पहले स्ट्रेटेजी तो बेटे तब अप्लाई होगी ना जब हमें पता होगा कि भाई हमारा बिजनेस के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है। अगर मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता चल जाए तो डेफिनेटली मैं अपनी स्टेज के हिसाब से मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, है ना। तो यहाँ पे जो मेन आइडिया बिहाइंड दिस मॉडल, एवरी प्रोडक्ट और द बिजनेस, हर एक प्रोडक्ट की, हर एक बिजनेस की ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो सेम लेवल पे स्टार्ट हुआ तो सेम ही लेवल पे रहते हैं। उसकी स्टार्टिंग भी होती है, स्टार्टिंग में कोई कस्टमर नहीं आता, फिर उसके बाद आपके कस्टमर आने भी स्टार्ट होते हैं, फिर आप बहुत ज्यादा कमाते हैं, फिर डिक्लाइन भी आते हैं। तो कभी भी एक स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं जाता, आपकी हमेशा डिफरेंट स्टेज होती है। और एट द सेम टाइम द कंपनी की अपनी अपनी समय के साथ साथ अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बनती रहती हैं। तो इन दोनों के मैट्रिक्स को बनाया गया है। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट है मैट्रिक्स के, ये देखो। इस पूरे बड़े चीजों को करने के लिए ना पहले आपको ये पैराग्राफ जो मैं समझा रही हूँ समझो कि एडीएल मैट्रिक्स कंबाइन द टू एस्पेक्ट। पहला साइड क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या शो कर रही है, प्रोडक्ट आपका न्यू भी हो सकता है, ग्रोथ में भी हो सकता है, स्टेबल दैट में मैच्योरिटी में है, या फिर डिक्लाइन में हो सकता है। दूसरा साइड क्या है कि आपका जो बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आपकी अच्छी भी हो सकती है, कंपटीटर से बहुत आगे है, या फिर आपकी वीक भी हो सकती है। तो इस मॉडल के थ्रू हमें पता चला कि ये मॉडल कैसे कनेक्टिविटी बता रहा है, लाइफ साइकिल और कॉम्पिटिटिव पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, अगर मुझे ये लग रहा है कि मेरी ग्रोथ स्टेज है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है, मेरी ग्रोथ स्टेज है और कंपनी के अंदर कैपेबिलिटी है, कंपिटिटिव एडवांटेज है, तो डेफिनेटली मैं मेरे बिजनेस में पैसा लगाऊंगी कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगी। मुझे लग रहा है कि मेरे जो बिजनेस है वो क्या है, मैच्योरिटी स्टेज पर है, मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर मेरी जो सेल है वो स्टेबल हो रही है, प्रोडक्ट की जो वैरायटीज है वो स्टेबल आ चुकी है, और मेरी मार्केट पोजीशन भी बहुत अच्छी है। तो मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश करूंगी, जिस पोजीशन पे हूँ मैं उस पोजीशन से पैसा कमाऊं और उस पैसे को मैं किसी और बिजनेस में लगाऊं। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे जो प्रोडक्ट की लाइन है वो डिक्लाइन स्टेज में आ चुकी हो, इसके लोग अब डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो मार्केट ऑब्वियस है, कंपनी हमारी वीक चल रही है, तो हम इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे, दैट्स इट। अब ये चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, हॉफर जो प्रोडक्ट और मार्केट इवैल्यूएशन मार्केट है, वो कह रहे हैं, नाम से क्लियर है, मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। अब मार्केट को बेस माना जा रहा है, मीन्स कि ये एक ऐसे टूल को यूज करे जो कि हेल्प करता है कंपनी को डिसाइड करने में कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी चाहिए बाय द एनालाइज, कैसे,
पहले एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई मार्केट की स्टेज कौन सी है, डेवलपमेंट स्टेज कौन सी है और आपकी पोजीशन कैसी है। वही सेम मार्केट में भी डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन की सिचुएशन आती है। तो इनके बेसिस पे भी आपके दो साइड बताई गई है। पहला साइड क्या है कि मार्केट की चेकआउट करने वाले की मार्केट किस तरीके से रन कर रही है, नई है, थोड़ा बहुत अभी पुरानी, मतलब थोड़ी सी पुरानी हुई है, या फिर बहुत ज़्यादा पुरानी है, या फिर बिल्कुल मार्केट से बाहर आने की कगार पे पहुंच गई है। ठीक है। और अगर दूसरी साइड देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव पोजीशन देखा जाता है कि विच टेल हाउ द स्ट्रॉन्ग द कंपनी इज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर से कितनी ज़्यादा किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है। राइट। सो इन कॉम्बिनेशन को अगर बनाया जाए, अगर मैं ये देखूं कि अगर मार्केट मेरी ग्रोइंग सिचुएशन में है और मेरा कंपटीशन पोजीशन, मैं बहुत अच्छे से मेरे कॉम्पिटिटर से बहुत आगे हूँ, मेरे पास फीचर्स बहुत ज़्यादा है, मेरे पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली मैं मार्केट में ग्रो करूँगी या नहीं करूँगी, मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूँगी या नहीं करूँगी। तो कहने का मतलब ये है बेटे, अगर दो चीज़ आप लोगों को पॉजिटिव नजर आ जाए ना तो डेफिनेटली आप पैसा लगाएंगे। अगर एक चीज़ पॉजिटिव और एक चीज़ नेगेटिव है तो डेफिनेटली आप क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर नेगेटिव है और पहली चीज़ नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तो उसमें भी बैलेंस करके चलेंगे। तो अगर बिल्कुल दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो बिल्कुल परफेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव हुई तो हम मार्केट से बाहर आने की कोशिश करें। तो यही चीज़ें बाकी सभी चीज़ में फॉलो की थी। ठीक है। होपफुली जो मैट्रिक्स थी तुम्हें बीसीजी की जो सिंपली क्लासिफिकेशन कर रहा था, जीई मैट्रिक्स जो थी हमारे पास, उसने थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी हमारे बीसीजी मॉडल, बीसीजी की जो मैट्रिक्स है उसको और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया था। और शेल ने बताया कि हाँ क्या डायरेक्शन लेनी है, क्योंकि ऊपर जस्ट क्लासिफिकेशन हुई थी, एक्चुअल में क्या स्टेप तुम्हें उठाना चाहिए वो यहाँ पे बताया जा रहा है। और पीआईएमएस में बताया था कि जो डाटा है ना वो बताता है कि किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को बुक करते हो विद द हेल्प ऑफ योर स्ट्रैटेजी। और एडीएल एंड ऑफर के बारे में बात की जाए, ये लाइफ साइकिल से बेस है, या तो प्रोडक्ट या फिर मार्केट। प्रोडक्ट में एडीएल है और आपके ऑफर आपकी मार्केट से है। गॉट इट? यस एवरीवन। चलो अब आपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। क्या कहता है? क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वालिटेटिव फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? क्या मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब होता है जिनको आप नंबर में मेजर कर सकते हो, क्वालिटी का मतलब होता है जिनको आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते, जिसको आप क्या कर सकते हैं, जस्ट महसूस कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, एग्जाम्पल दिया था ये वाला इवेल्युएशन, क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन एंड द क्वालिटेटिव इवेल्युएशन। क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन में क्या था कि जब आप अपने डाटा को अपना नंबर में होता है वो। क्वालिटेटिव में क्या होता है? जब आप जजमेंट करते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ठीक है, और लॉन्च करने के बाद मैंने सोचा था कि मेरी सेल कितनी हो जाएगी बेटे, 10,000 यूनिट हो जाएगी, बट एक्चुअल सेल कितनी हुई? 6,000 हुई। तो 4,000 का डिफरेंस था। क्या मैंने इसको इजिली मेजर कर लिया 4,000 है? यस एवरीवन। क्या मैंने इजिली मेजर कर लिया? मींस कि जब प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि ये फैक्टर्स, सॉरी ये मशीन, ये जो मैंने सेल का टारगेट रखा है ना, ये मुझे अचीव नहीं हुआ। राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? जब आप क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी इवैल्यूएशंस करते हैं कि जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं वो मेरे कस्टमर के लिए फेवरेबल है या नहीं है, कस्टमर को पसंद आएगा नहीं आएगा, इतने प्राइस में वो लेगा या नहीं लेगा, क्या मार्केट में इसकी डिमांड होगी या नहीं होगी, क्या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे पास खुद के पास रिसोर्सेज है या नहीं है। यस या नो? मीन्स कि वो सारे फैक्टर जो कि नॉन न्यूमेरिकल होते हैं और वो ह्यूमन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं। कहते हैं अच्छा, दैट मीन्स आप जब भी क्वालिटेटिव इवैल्यूएशंस कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप इनको चेक करें, इन क्वेश्चंस का आंसर दें। डज द कंपनी हैव द इनफ रिसोर्सेज? क्या कंपनी के पास अपने खुद के इतनी रिसोर्सेज है कि वो इस टारगेट को अचीव कर ले? कहते हैं अच्छा जी। मार्केट क्या आपकी सुटेबल है कि ये प्रोडक्ट आपका मार्केट में रन हो सकता है? क्या वो रिस्क, आप उतना रिस्क बियर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? मीन्स की जो जनरली क्वेश्चंस होते हैं ना टाइप, ये जो की क्वालिटेटिव जो क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। सबसे पहले इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जब क्या होता है कि आप क्या जो डिसीजन है और आपके जो गोल है, मान लीजिए गोल आपने कहा कि मेरे को तो मार्केट शेयर एक्सपैंड करना है, जो मैंने लास्ट में भी एग्जांपल दिया, मेरे को मार्केट शेयर एक्सपैंड करना है।
अब मार्केट शेयर एक्सपैंड करने का मतलब क्या है कि आप अपने मार्केट के अंदर जो पोजीशन आपने अभी होल्ड की उससे ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हो, तो करना क्या करेगा, प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी एनहांस करनी पड़ेगी, मार्केट में जो अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। इवन जब आप इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो तो आप लोगों का खर्चा पानी हो रहा है नहीं हो रहा, प्रोडक्ट को लॉन्च करने में खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस कर रही हैं, क्या आप लोगों का खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो दूसरी तरफ आपने टारगेट रखा कि भाई कॉस्ट कम आनी चाहिए, पैसे कम लगने चाहिए। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? जब तुमने ये बोल दिया मार्केट शेयर एनहांस करनी है और आपने बोला कि साथ में पैसे भी नहीं लगने चाहिए, कॉस्ट कम आनी चाहिए। कॉस्ट कम आना का मतलब अलग हो जाता है, मैं कहूंगी पैसे कम लगाने हैं हमें, तो ऐसा नहीं हो सकता। इंटरनल कंसिस्टेंसी आप लोगों के साथ मैच आउट नहीं कर रही, आप अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, राइट। कंसिस्टेंसी विद द इन्वायरमेंट, आप अपने इन्वायरमेंट के साथ भी लाई करेंगे। दैट मीन्स जैसा इन्वायरमेंट में चल रहा है वैसे उस हिसाब से अगर आप कोई सामान लेकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से दौड़ेंगे। सुटेबिलिटी विद द रिसोर्सेज, आपके जितने रिसोर्सेज है उसके हिसाब से आप अपना टारगेट बनाओ। ये नहीं है कि आपने हाइपोथेटिकल कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर दी और ये कहेंगे नहीं नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जितने रिसोर्सेज है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टारगेट को रखना है, ठीक है। और आप क्या रिस्क बियर कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्या प्रॉपर टाइम पे अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हो नहीं कर सकते, दैट्स इट। ये बताता है आपका क्वालिटेटिव फैक्टर्स। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप क्या करने वाले हो, स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो। ओके जी, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या कहता है? यस एवरीवन, नाम से क्लियर हो रहा है, बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस का मतलब क्या है, आप बराबर करना चाह रहे हो। स्कोर कार्ड दैट मीन्स जो आपने परफॉर्मेंस की है ना, राइट, उस परफॉर्मेंस को आप क्या कर रहे हो, उस परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हो, आप इवैल्यूएट कर रहे हो। क्या वो परफॉर्मेंस मेरी सही है या नहीं है? क्या मैं केवल एक ही, अभी तक जितना मोस्टली फोकस किया गया है बिजनेस के अंदर, आप मोस्टली फाइनेंशियली परफॉर्मेंस को, कि कितना कमाए, कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, पीछे कितना किया था, कितनी सेल हुई है, पीछे कितनी हुई थी, कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है, कितना नहीं हुआ था, कितनी इन्वेस्टमेंट हमने की है, पीछे कितना, मतलब अभी तक जितना भी किया है ना वो फाइनेंशियल टर्म के हिसाब से आप लोगों ने उसको पर टारगेट किया था कि भाई इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, है ना। बट यहाँ पे बैलेंस स्कोर कार्ड ये कह रहा है कि फाइनेंशियल नहीं, आपकी जितनी भी परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये तो जस्ट बेटे एक टूल है। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, जस्ट टूल है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगा, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल है चाहे वो आपकी नॉन फाइनेंशियल है। इन दोनों की दोनों परफॉर्मेंस को वो ऑब्जर्व करेगा, मेजर करेगा, देन इवैल्यूएट करेगा, देन उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेगा, दैट्स इट। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि पहले के टाइम में ये कमी नजर आई थी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू द सिस्टम टू मेजर द परफॉर्मेंस सो दैट इट कैन बी improve the continuously and achieve the objective. Earlier the company mainly focus on the financial measurement जैसे कि profit, sales. However, these measures only show the past performance and not just guide the future success. So over the time ये limitation नजर आई कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया, कापलान ने किया और नॉर्टन ने किया था 1990 के अंदर। उन्होंने बताया कि आप अपने बिजनेस की दोनों फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी को कंबाइन करके आप इसको मेजर करने वाले। दिस अप्रोच प्रोवाइडिंग द मोर कंप्लीटली व्यू ऑफ द परफॉर्मेंस, कंप्लीटली आप अपनी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, देन फाइनली आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इट हेल्प अ कंपनी मेजर द परफॉर्मेंस इन अ बैलेंस वे, नॉट ओनली थ्रू द प्रॉफिट बट आल्सो थ्रू द अदर इंपॉर्टेंट एरियाज। आर वी डूइंग द राइट थिंग फॉर द फ्यूचर सक्सेस, नॉट जस्ट अर्निंग द प्रॉफिट टुडे। आज के प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट के साथ साथ अदर एक्टिविटीज को भी फोकस करना है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेस को भी करना है, ध्यान में रखकर स्ट्रेटेजी बनानी है। तो यहाँ पे इसके 4 पर्सपेक्टिव्स हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के। पहला कहते हैं कि लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई पहले सीखो और सीखने के बाद उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करो, और इंप्लीमेंट करोगे तो प्रॉफिट होगा। मतलब कि ये कहते हैं कि अपने बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉई है ना, आप अपने एम्प्लॉइज के ऊपर फोकस करो, अगर उन्हें जिस भी चीज की कमी है उसको पूरा करो, उनको उनके ट्रेनिंग दो, उनकी स्किल को एनहांस करो, उनको इमोशनली, ठीक है, मोटिवेशन चाहिए तो वो दो, आप उनको कैश में मोटिवेशन दे रहे हो तो वो भी दो, पर उनकी बेसिक नीड्स एंड उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज उनको एनहांस करो कि वो उस नॉलेज को यूज करेंगे और अपने बिजनेस में डेफिनेटली जब उसको यूज करने वाले हैं तो हमारे प्रॉफिट क्या है,
बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यस एवरीवन, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा, विदाउट द स्किल्ड एम्प्लॉय नो स्ट्रेटेजी कैन बी सक्सेस। बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात की जाए तो बिजनेस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के जो इंटरनली जो हम जो काम कर रहे हैं ना, उसकी इंटरनली एक्टिविटी कैसी हो रही है, उनके इंटरनली ऑपरेशंस कैसी है। दिस पर्सपेक्टिव्स फोकस ऑन द इंटरनल प्रोसेस एंड द ऑपरेशंस। हमें चेक करना है कि हमारा काम इफेक्टिवली हो रहा है या नहीं हो रहा है, टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा, जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है हमारे गोल के साथ अलाइन करती है नहीं करती, या फिर जो स्ट्रेटेजी हमने अप्लाई की है क्या वो एज इट इज अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। ओके, कस्टमर पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात की जाए तो मींस कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। यू हैव टू बी फोकस ऑन योर कस्टमर बिकॉज कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, राइट। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स क्या है बैलेंस स्कोर कार्ड में? ये कहते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियली स्टेटस को भी मेंटेन करके रखना है। फोकस ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ सच एज द प्रॉफिट, कॉस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। It shows the strategy is contributing to the financial success of the organizations. So overall बोला जाए तो बैलेंस कोड क्या है? बैलेंस करना है और हर एस्पेक्ट में आपको अपने एम्प्लॉय को भी देखना है, आपको अपने कस्टमर को भी देखना है, आपको अपने बिजनेस को भी देखना है, आप अपने जो मोटिव है उसको भी देखना है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रॉफिट प्रॉफिट को देख के चलते जा रहे। ओके, अच्छा जी, स्ट्रक्चर फॉर द इवैल्यूएशन। अब तो छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे, 2 पॉइंट है, स्ट्रक्चर है, लास्ट अपना प्रैक्टिस्टिक्स है, सिंपल से। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ढांचा, राइट। स्ट्रेटेजी टू बी सक्सेसफुल इट इज नॉट इनफ टू अ प्लान एंड इंप्लीमेंट इट, देयर मे बी क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस। ओके मैम, समझ नहीं आया, समझो मेरी बात सुनो। जब आप चीजें को परफॉर्म कर रहे हैं ना बेटे, जब आप चीजों को परफॉर्म कर रहे हो ना, हर एक काम को ना आप खुद नहीं कर सकते, हर काम को आप खुद नहीं करते, उसको करने के लिए ना आपने क्या कर दिया, एक डिपार्टमेंट बना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि मैंने तुम्हारे लिए प्लान बना दिया कि भाई तुम्हारे एग्जाम के ना 1 महीना रह गया, फॉर एग्जाम्पल, अभी तो बहुत टाइम रहता है, ठीक है। अभी तुम्हारे एग्जाम का फॉर एग्जाम्पल 1 महीना रह गया, ठीक है। अब 1 महीने के लिए तुम्हारे लिए मैंने एक प्लान बना दिया कि भाई बेटे डेली बेसिस पे 3 यूनिट करनी है, शाम को बैठ के उन सभी यूनिट्स को रिवीजन करनी है, सुबह उठ के एक बार दोबारा से रिवीजन करना है, फिर नेक्स्ट डे फिर 3 यूनिट करनी है, फिर ऐसे करनी है। अब मैंने तो प्लान बना दिया, अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अदर डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैंने उसका वो डिपार्टमेंट बना दिया, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा दी कि भाई आपको ये काम करना है, ये जो मैंने प्लान बनाया ना उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट करने के बाद ये भी देखना है कि वो हुआ है या नहीं हुआ। तो वो स्पेसिफिक मैंने डिपार्टमेंट बनाया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दी। तो ऐसे डिपार्टमेंट दैट मीन्स एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को क्लियरली करवाने के लिए मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। यस एवरीवन, मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। क्या मैं उसको काम दूंगी? मैंने कहा कि भाई ये काम होना चाहिए, मैंने इस डिपार्टमेंट को काम दिया, मैंने कहा ये काम होना चाहिए। क्या मैं इसको काम दूंगी? इसको पावर भी तो देनी पड़ेगी ना। तो मतलब मैंने इसको अथॉरिटी भी दी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, पावर के साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है, ठीक है। अगर काम नहीं हुआ तो ये जिसको अथॉरिटी दी है ना, जिसने काम करवाना था, तो ये फिर क्या होगा? अकाउंटेबल होगा। अकाउंटेबल दैट मीन्स जवाबदेही होगा मेरे को, कि मैं पूछूंगी भाई 1 महीने का जो टारगेट तुम्हें बताया था, मैंने इस पूरी जो +2 क्लास को टारगेट बोला था, ठीक है, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? इतनी सारी यूनिट जो मैंने सेट की थी कि इतने टाइम में इतना टाइम हो जाना, काम हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? तो ये फिर जवाबदेही होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और सेंटर को संभालने के लिए एक बंदा है, दैट्स इट। तो स्ट्रक्चर ऑफ द इवैल्यूएशन, एक अकेले बंदे से इवैल्यूएशन नहीं होती, एक अकेले बंदे से चेकिंग नहीं होती, मेजरमेंट नहीं होती, इवैल्यूएशन नहीं होती, जजमेंट नहीं होती, राइट। पूरे ग्रुप के साथ कॉम्बिनेशन होती है। तो कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर इवैल्यूएशन रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट विच स्पेसिफिक यूनिट, एक स्पेसिफिक यूनिट आपने क्रिएट की जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहते हैं, आर द मेड द अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड द स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने में और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है क्या नहीं है, वो सेंटर ही खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। A responsible center is a part of the organizations where a manager is given the authority and responsibility to perform the certain activity and achieving the target. Okay, these centers are given the operational freedom so that they can be take the decision related to their work. मैंने उसको पावर दी, वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, फ्रीडम दी तभी तो होगा, बट दे मे नॉट हैव द कंट्रोल ओवर द ब्रॉडर पॉलिसीज लाइक दैट इज अ फाइनेंस एंड द पर्सनल। वो उसको एक बड़े लेवल पे नहीं, जो काम दिया उसकी पावर दी गई है उसी के हिसाब से वो काम करे, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आपके काफी टाइप के होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जिसको जो काम दिया ना उसको वही दिए, जैसे प्रॉफिट सेंटर है,
प्रॉफिट सेंटर का मेन मोटिव ये रहने वाला है कि भाई मैं किस तरीके से मेरी कॉस्ट को कम करूं और मेरे रिवेन्यू को जनरेट करूं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट और रिवेन्यू में एक अपोजिट रिलेशनशिप है ना। इस मैनेजर की बस इसी से मतलब रहना चाहिए कि भाई मेरा प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए। रिवेन्यू जनरेट कब होगा? क्योंकि जब मैं मेरे रिवेन्यू में से जब मैं कॉस्ट माइनस करूंगी तो मेरा प्रॉफिट आएगा नहीं होएगा। तो प्रॉफिट सेंटर एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसा डिपार्टमेंट हो गया वेयर द मैनेजर, जहां पर जो मैनेजर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? बोथ द कॉस्ट रिवेन्यू एंड कॉस्ट एंड रिवेन्यू। ठीक है, ये तो हो गया मेन डिपार्टमेंट। अब इसके नीचे दो बंदे काम कर रहे हैं, एक काम कर रहा है कॉस्ट के ऊपर, दूसरा काम कर रहा है रिवेन्यू के ऊपर। तो रिवेन्यू का काम, रिवेन्यू वाले डिपार्टमेंट का काम रिवेन्यू से रिलेटेड होगा और कॉस्ट वाले का कॉस्ट से रिलेटेड होगा। मतलब अ रिवेन्यू सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द जनरेटिंग द सेल एंड द रिवेन्यू। रिवेन्यू सेंटर बनाया और इसके लिए मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने तक्ष को मैंने यहाँ पे रख दिया हूँ कि बेटा तक्ष इसको संभालना है। आप वो मतलब किससे मतलब रखेगा कि भाई सेल से मतलब रखेगा, कितनी हो रही है, कितना पैसा मेरे पास आ रहा है, दैट्स इट। उसे कोई मतलब नहीं है कि लागत कितनी आ रही है, उसे कोई मतलब नहीं है कि मेरा कितना बाकी खर्चे हो रहे हैं। मुझे मतलब है, तक्ष को मतलब है जस्ट ओनली सेल से। अगर बात की जाए कॉस्ट सेंटर से, कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है? जो केवल कंसंट्रेट करेगा किसके ऊपर? खर्चों के ऊपर। रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड मेंटेनिंग द एफिशिएंसी। हो मतलब कि सेंटर, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, जिसको जो काम सौंपा गया है वो वही काम करेगा, उसके अलावा कोई और काम नहीं करने वाला है। राइट, चलो भाई। इवैल्यूएशन सिस्टम इन द मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि इवैल्यूएशन कैसे करते हैं आप अपने मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। पहले मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो समझो क्या होता है। मतलब कि ये है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, पोर्टफोलियो एनालिसिस, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डिफरेंट एक्टिविटीज में एनरोल्ड होती है। राइट, तो ऑब्वियस है उन सबकी अपनी अपनी फीचर्स होंगी। कोई प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रहा होगा, किसी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रही होगी, किसी का रिस्क ज्यादा होगा, किसी की ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होती है, किसी का मार्केट शेयर ज्यादा होगा। तो सबकी अपनी अपनी फीचर्स हैं, उसको इवेल्युएट करना है बेटे, दैट्स इट, जो ऊपर मैंने समझाया था। क्या कहते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर मेजर एंड द असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट बिजनेस यूनिट और द डिवीजन इन अ कंपनी। जैसे टाटा का एग्जांपल दिया था, टाटा जी एक वर्क में काम नहीं करते हैं। टाटा का स्टील है, टाटा का नमक है, यस या नो? तो काफी सारी चीजों में डील कर रहा है, नहीं कर रहा? अच्छा। ऑपरेट द मल्टीपल बिजनेस, सेवरल डिवीजन होते हैं और हर एक डिवीजन का अपना अपना प्रॉफिट सेंटर होता है, अपना अपना कॉस्ट सेंटर होता है, अपना अपना रिवेन्यू सेंटर होता है। नाउ द प्रॉब्लम यहाँ पे ये अराइज होती है, इसको समझने के लिए, ट्रांसफर प्राइस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ लेकर आती हूँ। अब देखो ट्रांसफर प्राइस में क्या होता है कि जब आप अपने ही नॉन के बिजनेस से जब सामान मंगाते हो ना, तो उसका प्राइस सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। समझो क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये ए है, ठीक है, ये अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा था और ये पहले क्या कर रहा था, जस्ट केवल स्पेयर पार्ट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा था। इसका बिजनेस बहुत अच्छा चला, बहुत बढ़िया चला। इसने क्या किया, अपने ही बिजनेस की ब्रांच एक और जगह ओपन कर दी। कहते अच्छा, यहां पर भी क्या किया इसने, स्पेयर पार्ट का ही काम स्टार्ट कर दिया। कहते ठीक है। और स्पेयर पार्ट के साथ साथ इसने फिर ज्यादा फोकस किया कि इन स्पेयर पार्ट से जो भी कंपोनेंट प्रिपेयर होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि गाड़ी के जो स्पेयर, जो गेयर बक्सा होता है, टूल होते हैं, जैक होते हैं, इंजन होते हैं, इन सबके जो टूल्स है ना, ये बना रहे थे। इसने यहाँ पे भी स्टार्ट किया, पर इसने कहा कि चल यहाँ पे ना मैं ये सारे के सारे आइटम्स है ना इकट्ठा करूंगा और इनसे फिर क्या करूंगा, मैं एक गाड़ी बना देना स्टार्ट कर दूं। अच्छा, तो अब ये गाड़ी प्रॉपर तैयार हो जाए, ऑन रोड चलना स्टार्ट हो जाए, तो जरूरी है ना इसके अंदर ये पार्ट जितने मैंने बताए वो लगेंगे। तो इसने कहा कि जब भी इसको सामान खरीदना पड़ता था ना, ये क्या करता था कि अपनी ही नॉन कंपनी से सामान खरीदता था। ये नॉन, दोनों की दोनों नॉन है, ब्रांची तो ओपन अलग अलग हुई है। तो इसने क्या कहा कि इससे कहा कि भाई ये सामान जो है, लिस्ट जो है मेरे पास शेयर कर दो। कहते ठीक है, सामान भेज दो। सॉरी, इसने सामान भेजा। अब भाई आ जाती है बारी क्वेश्चन मार्क की, भाई रेट क्या होगा। यस एवरीवन, रेट क्या रहने वाला है? जो अक्सर रेट क्या होता है, मार्केट रेट होता है, ठीक है। बट क्या होता है जब नॉन की कंपनी होती है ना, वो क्या करती है अपने प्रॉफिट को ज्यादा बुक करने के लिए, फॉर एग्जांपल इसने कहा कि 20% ज्यादा प्राइस सेट कर दिया। जो चीजें 100 रुपए की थी उसने 120 में दे दिया। अब इसके लिए क्या पड़ा, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा। यस या नो?
तो चलो ठीक है, एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, तीसरी बार देखेगा, फिर चौथी बार ये कहेगा कि इससे बढ़िया मैं अपने जो स्पेयर पार्ट का काम है ना यहीं पे स्टार्ट कर दूं, क्योंकि इसको ऑपरेट कर रहा है ये अलग बंदा है, इसको ऑपरेट कर रहा है ये अलग बंदा है, पर जो दोनों की जो बिजनेस चल रहा है ना वो एक ही नाम पे चल रही है। कहते अच्छा, मतलब कि यहाँ पर प्राइस के इशू होने के कारण अब आपने क्या किया है, सेम कंपनी है, सेम नाम पे चल रही है, से ठीक है, और ब्रांचेस बस अलग अलग हुई है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंपोनेंट को शेयर्स किया जा रहा है और इसके हिसाब से आपसे प्राइस क्या है वेरी कर रहे हैं। अगर प्राइस ज्यादा चार्ज किया जा रहा है तो ये अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर रहा है, इसको नुकसान हो रहा है, पर देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी जो है उसको इफेक्ट होगा या नहीं होगा। कहते हैं अच्छा जी, अगर इन केस यहाँ पर ये क्या है, लो प्राइस चार्ज करे, ये आपके 70 रुपए में सामान दे दे, तो यहाँ पे इसको फायदा हो जाएगा, इसका प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे ये कुछ ना कुछ इंटेंशन होते बेटे, ज्यादा चार्ज करने का, कम चार्ज करने का, ऐसा कोई नहीं चार्ज करता। ये प्राइस जो है ज्यादा चार्ज किया है, लो चार्ज किया, अगर लो चार्ज कर रहा है ये अपना प्रॉफिट बचाना चाहता है। ये ज्यादा आप इससे खरीद रहा है तो ये यहाँ पर खर्चे ज्यादा दिखाकर क्या दिखाना चाहेगा कि भाई मेरे खर्चे ज्यादा है तो मेरी इनकम कम हुई, इनकम कम हुई तो मेरा टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ट्रांसफर प्राइस की जो प्रॉब्लम यहाँ पे आई है ना, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए ना ये बोला गया कि यहाँ पे देखो की इशू जो है ना ट्रांसफर प्राइस के वो यही है कि जब चैलेंज जब आता है, जब ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाए कि प्राइस क्या सेट होगा, या मैं ये कहूँ कि वेदर टू बाय द इंटरनली और बाय फ्रॉम द आउटसाइड, कि मैं यहीं से खरीदूं या फिर मैं कहीं बाहर से खरीदूं। समझ में आया, समझ में आया। तो मल्टीपल जब बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस के कारण जो कंपनीज क्या करती है, घोटाले बहुत ज्यादा करती है। तो इनकम टैक्स के अंदर ना इसका स्पेशली एक स्पेशल एक्शन है, जहां पर अगर ट्रांसफर प्राइस का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वहां पर आप लोगों के ऊपर पेनल्टी भी चार्ज होती है और वापस वो प्राइस वापस उसमें ऐड ऑन कर दिया जाए कि जितना आप बचाना चाह रहे थे ना टैक्स हमसे, उतना फिर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देखो नाउ द प्रॉब्लम अराइज when these division transfer goods internally, the price at which one division sell to the another, जब एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को सेल करेंगे तो वो उस प्राइस को बोला जाता है ट्रांसफर प्राइस। इफ द प्राइस इज नॉट सेट प्रॉपरली इट कैन बी क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट, अगर प्राइस ध्यान से सही ढंग से तरीके से सेट ना किया जाए तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा और उस कॉन्फ्लिक्ट के कारण आगे जाके या तो एक बिजनेस को नुकसान होगा या दूसरे को नुकसान होगा, बट ओवरऑल पूरी बिजनेस पूरी कंपनीज को एक नेट इफेक्ट ही पड़ता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अच्छा जी, ट्रांसफर प्राइस इज नीडेड व्हेन देयर इज नो क्लियर मार्केट प्राइस, क्लियर मार्केट प्राइस नहीं है जब हम आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक तो सिंपल सी है कि इवैल्यूएशन करना, इफेक्टिव इवैल्यूएशन करेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी परफॉर्मेंस मेजर अच्छे से करेंगे, परफॉर्मेंस मेजर अच्छे से होगी। देखो इवैल्यूएशन करना मतलब आपके हाथ में नहीं होता, काफी सारे फैक्टर मैंने तुम्हें बताए थे। यस एवरीवन, काफी सारे फैक्टर मैंने तुम्हें बताए थे कि आपके पास अगर डाटा सही होगा ना तो इवैल्यूएशन बेस्ट होगी, राइट। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन इज यूजफुल कब होगी, इफ द सिस्टम इज मस्ट बी डिजाइन प्रॉपरली, जो डिजाइन प्रॉपरली होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इफ द सिस्टम इज टू कॉम्प्लेक्स और प्रोवाइडिंग द टू मच अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, तो ये भी ठीक नहीं है। या फिर मैं कहूं कि इंफॉर्मेशन बहुत ही छोटी सी है तो भी आप नहीं कर सकते, मतलब ना तो ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। आपकी नॉर्मल आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो रेलिवेंट होनी चाहिए। तो अच्छा, नेक्स्ट जाता है कि इफेक्टिव इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी इकोनॉमिकली, जो आप सिस्टम अप्लाई कर रहे हो ना वो इकोनॉमिकली होना चाहिए, मीन्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो सिस्टम अप्लाई कर रहे हो वो बहुत ज्यादा महंगा हो, ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, ना ही ज्यादा सस्ता ना ही ज्यादा महंगा, मीन्स इट शुड बी नॉट इन्वॉल्व द अननेसेसरी कॉस्ट एंड शुड प्रोवाइडिंग द राइट अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सो दैट द मैनेजर कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस। समझ में आया, मतलब कि आप जब भी इवैल्यूएशन कर रहे हो आपके पास जो डाटा है वो पहली बात तो सही होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। दूसरा, जो राइट इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के दौरान आपकी लागत भी आती है, वो इतनी ज्यादा अननेसेसरी लागत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि जब हम काम कर रहे हैं, कोई मोशन जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो अननेसेसरी मोशन नहीं आना चाहिए, जो साइंटिफिक जो FW टेलर ने बताया था, है ना। इट शुड बी अब बैलेंस होना चाहिए, ना ही टू मच कंट्रोल और ना ही टू मच फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब बीच बाच का होना चाहिए। ज्यादा आप लोगों को रिजिड रूल भी नहीं रखना कि इस तरीके से ही वैल्यूएशन होगी, इस तरीके से ही करने वाले हैं, ना ही ज्यादा कम कंट्रोल रखना है।
मतलब मीडियम, जैसे अक्सर जब हम बच्चे के ऊपर कंट्रोल करते हैं। इवेल्युएशन मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इट शुड क्लियरली शो वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज मूव टूवर्ड इट्स गोल और नॉट। ये बताना है कि हाँ, इवेल्युएशन करने के बाद क्या हम गोल की तरफ वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो बताओ कहाँ पर गलती रह चुकी है। ठीक है जी, यहाँ पर हो जाता है आपका ये चैप्टर फिनिश। आपके जो ये मॉडल से थोड़ा सा लेंथी थे, बट हाँ कर लेना, ठीक है। बाकी ये सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट दी हुई है, नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी दी हुई है। बाकी इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट एरिया है, बैलेंस स्कोर कार्ड ज़रूरी है समझना आप लोगों को। जो जनरल इन्वायरमेंट है, स्ट्रेटेजी है, आपकी जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं वो समझने हैं, एंड आप लोगों की प्रोसेस से क्वेश्चन आया है, और आपकी बिजनेस प्रोफाइल एनालिसिस के ऊपर जो मॉडल्स हैं उनसे क्वेश्चन है। मतलब कि पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर हो जाता है आपका पूरा का पूरा यूनिट भी फिनिश हो जाती है, ठीक है, और आपकी पूरा सब्जेक्ट भी फिनिश हो जाता है MCQ 023। होपफुली ये जो सीरीज मैं आप लोगों के लेकर आ रही हूँ, ठीक है, ये आपको हेल्प कर रही होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, बच्चों के पास शेयर कर देना, PDF भी एक्सेस कर सकते हो, टीम के साथ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा।